शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छीन टपाक डम डम। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, 500 की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम आज देखेंगे एसे 501। एसे 500 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एसे 501। ठीक है, 501 नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस। सर, एसे 500 का नाम भी तो ऑडिट एविडेंस है। इसके सामने कुछ कुछ लगा है। क्या लगा है? स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। तो यहाँ पे तुमको साई ऑप्टेन करना है, लेकिन सिर्फ 2-3 केस में। ठीक है, कुछ स्पेशल आइटम्स में, सिलेक्टेड आइटम्स में। तो सिलेक्टेड आइटम्स में इन्होंने आइटम सिलेक्ट किए हैं 3। अच्छा जी, 3 आइटम सिलेक्ट किए हैं 3। कौन से 3 आइटम सिलेक्ट किए हैं? इन्होंने बोला सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, उसके बाद में तुम्हारा आता है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। एंड उसके बाद में तुम्हारा और एक आ जाता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तुम्हारा जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना, वैसे ही सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 3 आइटम सिलेक्ट किए और बोला कि ऐसे 501 में ना सिर्फ हम इस 3 के बारे में बात करेंगे, सिर्फ इस 3 के बारे में, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें भी स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री के बारे में भी हम सिर्फ और सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं भाई, हमको सिर्फ इन्वेंट्री ही देखना है, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस। बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। कंडीशंस नहीं है, कंडीशन। वो किस कंडीशन में? तो हमको इन्वेंट्री में सिर्फ देखना है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है क्या, एंड वो किस कंडीशन में है। तो 2 ही चीज़ें हमको देखनी है, और कुछ हम बात नहीं करेंगे इस ऐसे में। सिर्फ इतना देखने के लिए तुम ऐसे 501 में आ जाओ। अच्छा जी। एंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स में भी उन्होंने बोला हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स है ना, वो कंप्लीट है क्या, उसका कंप्लीटनेस, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटनेस चेक करने के लिए इधर आ जाओ। बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम्हारे जो नॉर्मल ऑडिट के प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। सिर्फ और सिर्फ तुमको अगर डाउट है कि ये लिटिगेशन एंड क्लेम जो है ना वो कंप्लीट है कि नहीं है, इसको तुमको देखना है कि लिटिगेशन एंड क्लेम से ना हो सकता है कि मैनेजमेंट ने आधे अधूरे दिए तुमको, पूरे उसमें ऐड नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स दिए ही नहीं है तुमको। तो इसका कंप्लीटनेस वो कंप्लीट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए, कंप्लीटनेस तुमको चेक करने के लिए तुमको जैसे 501 में आना है। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है? उन्होंने बोला देख भाई, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में सिंपल सी बात है, तुम क्या करते हो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देते हो सेगमेंट रिपोर्टिंग का। बस उसी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ नहीं है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ नहीं है, ये चेक करने के लिए इधर आ जाओ। ठीक है, तो जैसे 501 में 3 चीज़ों की बात आती है, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें भी स्पेसिफिकली इन्वेंट्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस। लिटिगेशन एंड क्लेम के केस में क्या, तुम्हारा कंप्लीटनेस, एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के केस में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओहो भाई साहब, मज़ा आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि देख भाई, इन्वेंट्री का अगर तेरे को चेक करने का है ना, अगर तेरे को इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना है ना, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा पता है क्या? तेरे को करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल काउंट को तेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन को तुझे देखना पड़ेगा। तो जो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट जब फिजिकल वेरिफिकेशन करता है ना, तेरे को उसको अटेंड करना पड़ेगा। अटेंड करना पड़ेगा फिजिकल काउंट को। तो जब मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है ना, तू जा और तू जाके देख मैनेजमेंट कैसे कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, वो तेरे को देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तेरे को क्या देखना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तुझे अटेंड करना है। ठीक है, तुझे जाके फिजिकली वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तू क्या कर, मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरीफाई करना है ना, उसकी जिम्मेदारी है ना, वो फिजिकली वेरीफाई करेगा। तो क्या कर, तू जाके सिर्फ अटेंड कर। अटेंड ही करेगा क्या, तू क्या क्या करेगा उधर जाके? तू देख भाई, सबसे पहले जा एंड देख, इवेल्युएट कर क्या, कि मैनेजमेंट जो है ना,
मैनेजमेंट खुद आके थोड़ी उधर फिजिकल काउंट करेगा। तो मैनेजमेंट ने क्या किया रहेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे ना, जो भी फिजिकल काउंट कर रहा है उसको बोला रहेगा कि ऐसे ऐसे फिजिकल वेरीफाई करने का है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स जो है ना, उसके इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स है ना, उसको क्या कर, इवेल्युएट कर कि उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिए है ना, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे है उसको तू जाके चेक कर। ठीक है, इतनी सी बात है। एंड फिर बोला उन्होंने, तो क्या कर, ऑब्जर्व कर। क्या ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व कर प्रोसीजर, ऑब्जर्व कर फिजिकल काउंट के प्रोसीजर, फिजिकल काउंट के प्रोसीजर, कि फिजिकल काउंट कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर। अभी हमने ऐसे 500 में क्या देखा, ऑब्जर्वेशन कब आता है, ऑब्जर्वेशन कब आता है, जब कोई प्रोसीजर होता है। देखो, इंस्पेक्शन कब होता है तुम्हारा, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स के केस में, रिकॉर्ड्स के केस में, एसेट के केस में, इन्वेंटरी के केस में होता है, एंड ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर्स के केस में होता है। तो फिजिकल प्रोसीजर, फिजिकल काउंट की जो प्रोसीजर है ना, उसको ऑब्जर्व कर। तू जाके देख कि ये कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, ये कैसे फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि इन्वेंटरी है कि नहीं है। तो ये प्रोसीजर तू जाके देखेगा तो तेरे को समझेगा कि अच्छे से वेरीफाई कर रहे हैं क्या। तो ये तुझे देखना है। अभी हमने इंस्पेक्शन की बात करी, तो ये बोलता है तू इंस्पेक्शन भी कर। हमने बोला था इंस्पेक्शन किसका होगा, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एसेट्स, इन्वेंटरी। तो उन्होंने बोला अभी तू इन्वेंटरी के केस में ना, तू इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी। देखो सर, ये हमको समझा नहीं। अगर तुम फिजिकली, तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे हो फिजिकल प्रोसीजर्स को, तो तुमको इंस्पेक्ट क्यों करना है। देख भाई, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दोनों चीज़ें तुझे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तू डीमार्ट में गया है, तू डीमार्ट में गया है, तो तू क्या करता है, तू देख रहा है कि वो जो दूसरे बंदे हैं ना, वो कैसे देख के खरीद रहे। तुमको क्या करना है, तुमको मैगी खरीदना है सपोज। तो ना तुम उधर जाके शेल्फ के पास खड़े रहे और देख रहे हो कि अच्छा इसमें मैगी है, ये मैगी है, नूडल्स है, जो भी है, ठीक है, इधर रखे। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह लगे। तो दूसरे लोग कैसे खरीद रहे, कौन सा पैकेट खरीद रहे, किसके ऊपर ऑफर है। तो ये क्या है, तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहे हो तुम उनके प्रोसीजर्स, वो कैसे कर रहे हैं उनका प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी उनका हो गया, अभी तू जाके खरीदेगा, अभी तू जाके खरीदेगा, तू इंस्पेक्ट करेगा ना, नूडल का पैकेट उठाएगा, मैगी का पैकेट उठाएगा, देखेगा कि थोड़ा सा अ, अंदर से खराब नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, दबा हुआ नहीं है, ऊपर वाला उठाएगा, थोड़ा सा अच्छा वाला उठाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर तू वो क्या बोलते हैं, बॉडी स्प्रे, डिओडोरेंट बॉडी स्प्रे के लिए तू जा रहा है, तो उधर जाके देखेगा कि भाई इसने खोला तो नहीं है, किसी ने खोल के टेस्ट तो नहीं किया है। तो तुझे क्या करेगा, तू भी टेस्ट करेगा खोल के, लेकिन वो उसको साइड में रख देगा और अंदर वाला बॉटल उठाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये क्या कर रहा है, तू ये इंस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर राइस वगैरह खरीदता है तो राइस के लिए तू उधर जाएगा, देखेगा ये अच्छा है नहीं है, ये कैसा है, ऐसा कंपेयर ये करेगा। तो इंस्पेक्शन अलग चीज़ है ना भाई। तो इंस्पेक्ट कर रहा है, इन्वेंट्री को देख रहा है कि यार ये डैमेज कंडीशन में तो नहीं है, ये वही इन्वेंट्री है ना जो यहाँ पे रिकॉर्ड में है। बहुत सारी चीज़ें आती है फिजिकल वेरिफिकेशन में, शीट टू फ्लोर, फ्लोर टू शीट, वो सारी चीज़ें तुम करते हो। लेकिन इतनी सी बात समझना है, तुम इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करते हो कि अच्छा ये इन्वेंट्री है, अच्छे कंडीशन में है, तुमको देख के कैसे लग रहा है कि ऐसे अच्छे कंडीशन में है, वो सारी चीज़ें। तो एक आता है, तुम क्या करोगे, उनके काउंट के प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करोगे। दूसरा, तुम खुद जाके इंस्पेक्ट करोगे। क्या करना है ना, उधर देख देख के बोर हो जाओगे तुम, तो इंस्पेक्ट ही कर लो ना थोड़ा थोड़ा। एंड फिर उन्होंने बोला अगर बहुत ही बोर हो गए, हद से ज़्यादा बोर हो गए, तो क्या करो, परफॉर्म करो टेस्ट काउंट, परफॉर्म करो टेस्ट काउंट। ये टेस्ट काउंट क्या है, टेस्ट काउंट माने क्या, सिंपल सी, तेरे पास 100 इन्वेंट्री है ना, तो क्या करेगा, अच्छा शीट दे दे भाई, तेरे पास ये कितना इन्वेंट्री है, अच्छा 100 इन्वेंट्री है, दिखा मेरे को। तो बोलेगा 100 दिखाओ, देख भाई 2-3 दिखा ना भाई, 2-3 दिखा। टेस्ट टेस्ट काउंट, टेस्ट काउंट परफॉर्म करेंगे, सैंपल बेसिस पे जाके चेक करोगे, अच्छा ये है, अच्छा शीट में ये इन्वेंट्री है, दिखा उधर शेल्फ पे है क्या, हाँ है, अच्छा शेल्फ में ये वो वाला इन्वेंट्री कौन सा है, अच्छा वो शीट में किधर है दिखा। तो ऐसे टेस्ट बेसिस पे तू क्या करेगा, कुछ कुछ सैंपल बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इन्वेंट्री चेक करेगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन तुमको समझ में आ जाएगा। तो इतनी सी बात है, ऐसे बोलता है कि ऐसे ऐसे नहीं, बहुत आराम से प्यार से बोला है कि जा भाई तू क्या कर, फिजिकल काउंट जो होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है, जो मैनेजमेंट करेगा, तू जाके सिर्फ उसको अटेंड कर। तो अटेंडेंस ऑफ फिजिकल काउंट आता है, तो उसमें तू क्या करेगा, उधर जाके थोड़ी बैठेगा। तो सबसे पहले देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए ना, वो अच्छे है क्या, वो उसको जाके चेक कर।
उसके इंस्ट्रक्शंस अगर तू चेक करता है तो बाकी तो उधर जाके तेरे को समझ जाएगा। तो ऑब्जर्व तो कर ही लेगा उधर जाके उनके प्रोसीजर्स कैसे है, तू इंस्पेक्ट तो कर ही लेगा इन्वेंट्री, तू टेस्ट काउंट परफॉर्म कर ही लेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स तू देख ले, ठीक है। इतना ही करना है क्या, इतना ही करना है क्या? उन्होंने बोला नहीं, एक एक सिंपल सी और एक चीज़ है, और एक चीज़ है। क्या एक चीज़ है? बोला देख भाई, तू ऐसे ऑडिट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म ऑडिट के प्रोसीजर्स, ऐसे ऑडिट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर। अगर मैं इसको अगर मैं इसको ए नाम दूँ तो इसको मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। तो ये थोड़ा एक एक दूसरा पॉइंट है। ये बोलता है कि तू ऐसे ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म कर। सर अभी ऑडिट के प्रोसेस भी परफॉर्म करने क्या? भाई बहुत सिंपल है। ऐसे ऑडिटर के प्रोसेस परफॉर्म कर कि जो तेरे काउंट का रिजल्ट है ना इज इक्वल टू तेरा क्या है, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स। मतलब क्या, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स रखे। अगर 100 इन्वेंट्री है वहाँ पे, तो तेरे काउंट के रिजल्ट 100 आ रहे हैं क्या? तो ये तेरे को चेक करना पड़ेगा। वो 100 इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स में 100 है ना, तो काउंट जो किया तूने वो 100 है क्या? क्योंकि ये जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है ना जिसमें 100 है, वो क्या करेगा, वो सीधा एफएस में जाके बैठ जाएगा, P&L में बैलेंस शीट में जाके बैठ जाएगा। तो तेरे को देखना है कि ये जो काउंट के रिजल्ट है ना वो उसको मैच करते हैं क्या, वो इक्वल है क्या, ठीक है। नहीं है तो डिस्क्रिपेंसी आएगा, तो डिस्क्रिपेंसी को नोट किया है एंड ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है, मतलब जितना एक्चुअल में काउंट है ना उतना ही तेरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। तो सिंपल सी ऐसी नहीं बात बोली है कि कुछ ऑडिट प्रोसेस तो परफॉर्म कर ताकि तेरा जो काउंट का रिजल्ट है एंड इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअल जो काउंट है ना उसके हिसाब से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। रियल लाइफ की बात मैं बात कर रहा हूँ। जो एक्चुअल काउंट है ना उसके हिसाब से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगर काउंट में कम है तो तुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इन्वेंट्री डैमेज है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। तो अभी तक हम कहाँ पे हैं? अभी तक हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम्स एंड तुम्हारा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है कि तुझे इन्वेंट्री में भी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ही चेक करनी है। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करेंगे, इतना हमने देखा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये अटेंडेंस जो है ना, ये जो फिजिकल काउंट है ना, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ना, ये उस दिन पे हो जाए? किस दिन पे? अदर दैन डेट ऑफ एफएस। क्या बोला मैंने? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो तुम्हारा फिजिकल काउंट का जो प्रोसीजर्स है ना इन्वेंट्री का, ये किसी और दिन हो जाए? कौन से दिन? अरे ये तेरे का क्यों जा रहा है? ठीक है, ये कौन से दिन जाए? ये उस दिन जाए एट ए डेट अदर दैन डेट ऑफ एफएस। तो फिजिकल काउंट, मैं बोलूँ फिजिकल काउंट एट अ डेट अदर देन डेट ऑफ एफएस। देखो तुम्हारा वैसे तो फिजिकल काउंट तुम्हारा 31 मार्च को होना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च को जो भी है तुम्हारा राइट ऑफ वगैरह करके तुम क्या करोगे, उसको एडजस्ट करके डाल दोगे 31 मार्च को। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये 31 मार्च को नहीं हो रहा है, किसी और दिन हो रहा है, 5 अप्रैल को हो रहा है, 25 मार्च को हो रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा चांसेस से हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च को हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है, छुट्टी है, कुछ है, ये हो वो है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो फिजिकल काउंट जो है ना एट ए डेट अदर देन डेट ऑफ एफएस, ऐसा हो सकता है क्या? हमने बोला हाँ, वेरी मच पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो हमने बोला हम क्या करेंगे अभी, ऑडिटर कैसे अभी चेक करेगा? तो उन्होंने बोला ऑडिटर को 31 मार्च का बैलेंस चाहिए, लेकिन फिजिकल काउंट तो क्या है तुम्हारा 5 अप्रैल को या फिर 25 मार्च को है, ठीक है। तो ऑडिटर को कब चेक करना था? ऑडिटर को चेक करना था 31 मार्च को, लेकिन तुम्हारा या तो ये 25 को हो रहा है, 25 मार्च को हो रहा है, या फिर तुम्हारा तुम्हारा जो है ना 5 अप्रैल को हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो चेंज है ना, ये तो तुमने 25 मार्च को किया है या फिर 5 अप्रैल को किया है, तो तुमको इसके एंड इसके बीच में डिफरेंस में समझना पड़ेगा। या तो तुमको देखो, या तो तुमको 25 मार्च एंड 31 अप्रैल का जो डिफरेंस है उसको समझना पड़ेगा, एंड 31 मार्च या फिर 5 अप्रैल,
इधर द केस, तुम्हारा जो भी केस है उसको तो तुमको समझना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसको तुम क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? तो ऐसे नहीं बोला, देख भाई तूने अगर 25 मार्च को किया है ना, या फिर 5 अप्रैल को किया है, तो 31 मार्च एंड 25 मार्च के बीच में डिफरेंस है, तो बीच में कुछ चेंजेस हुए रहेंगे। 31 मार्च या फिर 5 अप्रैल, उसके बीच में कुछ चेंजेस हुए रहेंगे। तो ये जो चेंजेस है ना, चेंजेस ऐसे बोलता है कि इसको तुझे देखना पड़ेगा। ये चेंजेस है ना, इसको तुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, चेंजेस को तुझे देखना पड़ेगा। अगर तू चेंजेस देखता है तो बाकी सारा काम हो गया, ठीक है। तो फिजिकली तो वेरीफाई कर लिया है, तो तुझे पता है कि 25 मार्च पे क्या क्या इन्वेंट्री है, वो काउंट अच्छे से है। अभी तेरे को 31 मार्च का देखना है, तो वहाँ पे तो क्या करेगा, वो बोलते हैं ना क्या, रोल फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड, वो जो चीज़ें होती है, ठीक है। ऐड बैक करोगे, लेस करोगे, मतलब तुम क्या करोगे, 31 मार्च से 5 अप्रैल तक तुम परचेस, सेल, ये चीज़ें कंसिडर करोगे। स्टॉक ट्रांसफ़र, परचेस, सेल, ये वाली चीज़ें तुम कंसिडर करोगे, उसका एडजस्टमेंट करोगे। 25 मार्च से 31 मार्च तक भी सेम चीज़ करोगे, या इधर द केस होगा, या फिर 25 या फिर 5 अप्रैल। तो दोनों के केस में तुम देखोगे कि परचेस हुआ है क्या, सेल हुआ है क्या, स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है क्या, ऐसी कुछ है क्या, स्टॉक डैमेज हुआ है क्या, कुछ ऐसे कंडीशन एग्जिस्ट करते क्या। तो तुझे सिर्फ चेंज के ऊपर देखना है, क्योंकि देख अटेंड तो तूने किया है, ठीक है, चाहे वो 25 मार्च हो या फिर 5 अप्रैल हो, अटेंड तो तू करेगा। अगर 5 अप्रैल को करता है तो पीछे जा और आखिरी के 5 दिन में क्या क्या परचेस हुए हैं, तो परचेस हुए तो ऐड हुआ रहेगा, सेल हुआ है तो लेस हुआ रहेगा, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट आएगा। अगर 25 मार्च को करता है ना, तो 25 मार्च के बाद देख के कितने सेल हुए हैं, कितना परचेस हुआ है, कितना स्टॉक ट्रांसफर वगैरह हुआ है, क्या कुछ गुड्स डैमेज वगैरह हुए हैं क्या, ये सारी चीज़ें तुझे क्या करना है, देखना है। तो तुझे सिर्फ चेंज देखना है, क्योंकि फिजिकल अटेंडेंस तो तूने कर लिया है, ठीक है, फिजिकल अटेंडेंस तो तूने कर लिया है, अब तुझे सिर्फ सिर्फ चेंज देखना है। तो उन्होंने बोला कि चेंज कैसे देखेंगे, चेंज कैसे देखेंगे, तुझे देखना है कि भाई साहब चेंज जो है ना, चेंज जो है ना, चेंज जो है ना, ये चेंजेस जो है ना, उसको प्रॉपरली रिकॉर्डेड और नॉट, ये जो चेंजेस है, परचेस है, सेल है, ट्रांसफ़र है, स्टॉक ट्रांसफ़र है, जो भी सारे चेंजेस है, उसको तुझे देखना है कि प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। एंड दूसरी बात बहुत ही सिंपल सी बात है। बात बोलता है कि ये जो चेंज है ना, ये चेंजेस है ना, तो ये चेंजेस के ऊपर कंट्रोल्स रहेंगे। एक कंट्रोल्स के ऊपर का इफेक्टिवनेस तुझे चेक करना है। तो इफेक्टिवनेस तुझे चेक करना पड़ेगा कंट्रोल्स के ऊपर, चेंजेस के ऊपर के, नहीं समझा, चेंजेस के ऊपर के, कंट्रोल्स के ऊपर का इफेक्टिवनेस तुझे चेक करना पड़ेगा कि चेंजेस के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये तुझे चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ दो बातें करी, चेंज देखना है, चेंज प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है क्या, एंड चेंजेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव है क्या। तो ये इसको कैसे समझे कि चेंज प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, इसको कैसे समझ में आएगा तुमको। उन्होंने बोला बहुत सिंपल है, तुम्हारे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स तो चलते रहते हैं, ऐड बैक होगा, लेस होगा, परचेस होगा तो ऐड होगा, सेल होगा तो लेस होगा, ये जो चलते रहते ना, इसको हम क्या बोलते पता है क्या, परपेचुअल। इसको हम क्या बोलते, परपेचुअल, परपेचुअल, क्योंकि जो चलते रहता है उसको हम क्या बोलते, परपेचुअल। तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो है ना, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो है ना, इसको तुझे देखना पड़ेगा, इसको तुझे देखना पड़ेगा, जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है ना, इसको तुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा, चेंज है, चेंजेस के ऊपर के कंट्रोल का इफेक्टिवनेस तुमने चेक किया, एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड है कि नहीं है, उसको तुझे देखने के लिए तुमने सबसे पहले बोला कि देख भाई, ये जो चेंज है ना, ये उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड होने के लिए तुझे देखना है परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो है ना, इसके लिए तुझे सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। क्या दो चीज़ें देखनी है, एक तो ये रिलायबल है, ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है, इसको तो क्या कर सकता है, इसके ऊपर तो भरोसा कर सकता है। ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है ना, जो चलते रहते हैं, वो अच्छे हैं, रिलायबल है, उसके ऊपर तो भरोसा कर सकता है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे जो चेंजेस वगैरह है उसको रिकॉर्ड किया है प्रॉपरली। ये परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है ना, उसमें जो भी चेंज होते हैं ना, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होते रहते हैं, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से रिकॉर्ड होते रहते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो डिफरेंसेस है ना, मैं बोलूँ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है किसके, चेंजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है ना, तो भाई बहुत अच्छे से तुझे देखना पड़ेगा कि उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है क्या। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है तो उसका रीज़न देखना पड़ेगा कि क्यों है भाई, क्यों है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिंपल सी बात है, समझे क्या,
कुछ नहीं है भाई, फालतू के पॉइंट है, सिर्फ 3-4 पॉइंट है, बस मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में तोड़ दिया है। तुझे सिर्फ चेंज देखना पड़ेगा। चेंज देखने के लिए तुझे देखना पड़ेगा कि चेंज के ऊपर के कंट्रोल है वो इफेक्टिव है क्या। अगर इफेक्टिव है तो चेंज अच्छे से रिकॉर्ड हुआ रहेगा। फिर तुझे देखना है कि चेंज जो है ना वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है क्या। तो उसके लिए तुझे क्या देखना पड़ेगा, जो निरंतर कंपनी के निरंतर जो चलते रहते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, परचेस हुआ तो ऑटोमेटिक ऐड होगा, सेल हुआ तो ऑटोमेटिक लेस होगा, स्टॉक ट्रांसफर के केस में उनका सिस्टम है वो निरंतर चलते रहता है। उसको लेना देना नहीं कि 31 मार्च आया है, 5 अप्रैल आया है, उसको कुछ लेना देना नहीं, वो चलते रहेगा। तो उसके परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स है ना, उस वो रिलायबल है क्या, वो अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं क्या, वो रिलायबल है क्या, एंड चेंज को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, ये तुझे देखना है। एंड अगर तेरा डेट एंड बैलेंस शीट के डेट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, तो प्रॉपरली रिकॉर्ड होने तो चाहिए, साथ में उसका रीज़न भी पता होना चाहिए तुमको। सिंपली इतनी सी बात करता है, बहुत बहुत इतनी ही बात करता है, इतनी ही बात करता है। हो गया, खत्म। तो अभी तक हम कहाँ पे हैं, अभी हम इन्वेंट्री में हैं। इन्वेंट्री में हमने देखा कि तुझे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के लिए फिजिकल काउंट को अटेंड करना पड़ेगा। फिर हमने बोला कि फिजिकल काउंट अगर ये फर्स्ट डेट से, बैलेंस शीट डेट से अगर दूसरे दिन है तो तुझे चेंजेस भी देखने पड़ेंगे। अच्छा जी, और बताइए सर, और कुछ है क्या इसमें। और कुछ नहीं है सर, मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी चीज़ है। अगर ये जो फिजिकल काउंट है ना, इसको हमको अटेंड करना है, ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि अटेंड करना है। लेकिन अगर अगर कुछ हो गया और हम इसको अटेंड नहीं कर पाए, सर 31 मार्च को है ना हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, और हम उसको अटेंड नहीं कर पाए फिजिकल काउंट को, हमको याद नहीं था, तो हमको अर्जेंटली डेट पे जाना पड़ा, तो याद नहीं था कि ये फिजिकल काउंट है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको अटेंडेंस को स्किप कर लिया। या फिर तुम्हारा बचपन का जो रीज़न आता है, दादी की डेथ हो गई, वो ठीक है, अगर सच में हो जाती है, ठीक है, आपने तो बचपन में बहुत बार दिया रहेगा, लेकिन अगर सच में हो जाती है दादा दादी की डेथ वगैरह, कुछ तो अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसकी वजह से तुम फिजिकली अटेंड नहीं कर पाते हो मैनेजमेंट का वेरिफिकेशन, ठीक है, तुम फिजिकली अटेंड नहीं कर पाते हो, मतलब क्या, ऑडिटर ऑडिटर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से, ऑडिटर जो है ना अनफोर्सिन, ऑडिटर अनफोर्सिन अनफोर्सिन कैसे होता है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, अनफोर्चुन सर्कमस्टांसेस की वजह से अटेंड नहीं कर पाता है, अनेबल टू अटेंड, अनेबल टू अटेंड फिजिकल काउंट। अगर ऐसी चीज़ है तो क्या करेगा, अभी फिजिकल काउंट तो तू देख नहीं पाया, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, देख 31 मार्च को फिजिकल काउंट तो हुआ था, सब चीज़ें बढ़िया हुई थी, लेकिन तू देख ही नहीं पाया, कुछ तो रीज़न, रीज़न कुछ भी हो जाओ, होने दो, तुम देख नहीं पाए, फिजिकल काउंट को तुम अटेंड नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे। देख भाई, मेरे पास अभी, तुम सोचो ना, अभी तुम गए नहीं है और तुमको तो देखना ही है इन्वेंटरी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, तो क्या करोगे। तो सबसे पहली बात तो आप एक बात तो बोलोगे ना, देख भाई मैं क्या करूँगा, उस दिन तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन किसी और दिन अदर डेट पे मैं जाऊँगा और ऑब्जर्व तो करूँगा, कम से कम ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा, इन्वेंटरी वगैरह देख लूँगा कि कैसे है, कि क्या है क्या है। फैक्ट्री में तो जाऊँगा कि इन्वेंटरी है भी तो क्या, नहीं नहीं भी है क्या, है भी तो क्या, ये तो देखना पड़ेगा। तो अदर डेट पे तू क्या करेगा, जाके उधर ऑब्जर्व करेगा। अच्छा जी, तुझे अभी यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, देख, या तो ये बहुत अच्छे से फिजिकली वेरीफाई हुआ है, या फिर अच्छे से फिजिकली वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो तू एक जाके तूने देख तो लिया फैक्ट्री में, लेकिन तुझे देखना है कि देख भाई, चीज़ कैसी है पता है क्या, चीज़ ऐसी है कि मैनेजमेंट ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म किया है, लेकिन तुझे ये नहीं पता है कि उसने अच्छे से परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, समझा। तुझे नहीं पता है कि उसने अच्छे से किया है कि नहीं किया है, तो तुझे देखना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ें। क्या देखना पड़ेगा तुझे, तुझे देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं ना, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, उसके रिजल्ट क्या है, मतलब उसका काउंट प्रोसीजर्स एंड उसका इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो डिस्क्रिपेंसी कुछ तो मिला रहेगा उसको, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी कुछ तो मिला रहेगा मैनेजमेंट को, डिस्क्रिपेंसी तो कुछ मिला रहेगा। उस डिस्क्रिपेंसी को कैसे रिकॉर्ड किया है, उसके साथ कैसे डील किया है, मतलब अगर कुछ गुड्स डैमेज है तो उसको राइट ऑफ किया है क्या,
अगर काउंट में गड़बड़ है तो उसको अच्छे से राइट ऑफ वगैरह किया है क्या, ये चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी। तो रिजल्ट तुम्हें देखने हैं कि क्या आए है, डिस्क्रिपेंसी क्या आई है, उसके साथ कैसे डील किया है उसने, ठीक है। फिर क्या उनके प्रोसीजर्स में क्या उन्होंने कट ऑफ का ध्यान रखा है क्या, क्या उन्होंने कट ऑफ का ध्यान रखा है क्या। 31 मार्च को उन्होंने किया है ना, तो 31 मार्च को क्या उन्होंने ऑपरेशन बंद किए थे क्या, नहीं किए थे। तो 31 मार्च पे जो उन्होंने किया है वहाँ पे उन्होंने कट ऑफ का कैसा ध्यान रखा है कि 31 मार्च पे ही हमको इन्वेंट्री को कट करना है, उसके आगे के पीछे के उसके आगे के जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। कट ऑफ हमने असर्शंस में देखा है, ठीक है, असर्शन में अच्छे से देखा है कि कट ऑफ क्या होता है। तो तुमको देखना है कि ये जो कट ऑफ वाला जो सीन है ना तुम्हारा, कि तुमने सेल किया है लेकिन तुमने गुड्स को ट्रांसफ़र कब किया है, तुमने सेल किया 31 मार्च को, गुड्स को ट्रांसफ़र किया है एक फर्स्ट अगले दिन, या फिर अदरवाइज हो सकता है तुमने परचेस किया है तुमने 31 मार्च को, लेकिन इन्वेंट्री आई है तुम्हारे पास 2 अप्रैल को। तो ऐसा हो सकता है ना, तो यहाँ पे कट ऑफ का ध्यान कैसे रखा है मैनेजमेंट ने, ये तुमको देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो तुमने डिस्क्रिपेंसी देखा, डिस्क्रिपेंसी के साथ कैसे डील किया है उन्होंने वो देखा, कट ऑफ का ध्यान रखा है क्या, एंड सिंपल। और एक बात है, वो बोला कि देख भाई, अभी तूने तो देखा नहीं है कि कैसे कैसे उन्होंने फिजिकल काउंट किया था, तो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले ले, WR ले ले, WR ऑप्टेन कर। किस चीज़ के लिए WR ऑप्टेन कर, कि एक तो जो इन्वेंट्री का जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना तुझे मैनेजमेंट ने, वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। जो तुझे इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो कंप्लीटनेस के ऊपर तो क्या कर, WR उनसे लिख के ले ले कि भाई साहब जो इन्वेंटर का इन्फॉर्मेशन वगैरह जो दिया है ना तुमने, वो कंप्लीट है, ठीक है। एंड दूसरी बात, जो मैनेजमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स है ना, उसको उन्होंने अडेयर किया है, उसका पालन पोषण अच्छे से किया है, पालन किया है अच्छे से, ठीक है। पोषण क्या होता है, ठीक है। तो वो जो इन्वेंट्री का जो भी सीन है, तुमको फिजिकली इन्वेंट्री वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स उन्होंने लेट डाउन किए रहेंगे। तो अडेयरेंस, उसको अडेयर किया है क्या, उसका अच्छे से पालन किया है क्या, उसका तुम मैनेजमेंट से लिख के ले ले कि तुम्हारे जो प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज है, उसको तुमने अच्छे से अध्ययन किया है, हमारे पीठ पीछे किया है ना तुमने, तो तुमने अच्छे से अध्ययन किया है क्या। अध्ययंस किसका, प्रोसीजर्स का, किसके प्रोसीजर्स, फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स। कुछ रॉकेट साइंस है क्या दोस्त, खत्म हो गया, कुछ रॉकेट साइंस है क्या। क्या क्या देखना था, एक तो हम किसी और दिन जाके ऑब्जर्व वगैरह करेंगे, फलाना ढिमका करेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दो तुम। लेकिन तुझे देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो किया है ना, इनको कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है क्या, अगर डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है तो उसको उन्होंने डील कैसे किया है, रीज़न क्या था डिस्क्रिपेंसी का, फिर कट ऑफ डेट का ध्यान रखा है क्या। एंड लिख के ले ले कि भाई साहब, लिख के ले ले कि इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट है, एंड अधेरेंस जो है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो थे ना, उसको उन्होंने अधेर किया है। खत्म, खत्म क्या, खत्म क्या दोस्त, हाँ खत्म, खत्म। सर खत्म खत्म बोल के तुम है ना एक एक बढ़ा देते हो, ठीक है। मैं बताऊँ, इन रेयर केस, बहुत ही रेयर केस में क्या होता है पता है क्या तुमको, बहुत ही रेयर केस में ना, बहुत ही रेयर केस में तुमको इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है फिजिकल काउंट को परफॉर्म करना, फिजिकली वेरीफाई करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, मतलब वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि तुम जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो। बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर, हो तो सकता है। सर क्यों होगा, क्यों ऐसा हो सकता है कि तुमको ये चीज़ तुम वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, देखो दो मैं बता देता हूँ। या तो उसका नेचर होगा, इन्वेंट्री का नेचर होगा, या फिर उसका लोकेशन होगा, या तो उसका नेचर होगा या फिर उसका लोकेशन होगा, ठीक है। सर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल मतलब उसका नेचर, इन्वेंट्री का नेचर ही ऐसा है कि तुम वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली उसको चेक नहीं कर सकते हो। कैसा नेचर है सर, मान लीजिए कि इन्वेंट्री एसिडिक इन्वेंट्री है, एसिडिक इन्वेंट्री है कि वो उधर अगर तुम फिजिकली वेरीफाई करके जा सकते हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो वायरल इन्फेक्शन कुछ होके तुम बीमार वगैरह हो सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, बहुत बहुत कुछ भी हो सकता है।
तो जो इन्वेंट्री है ना, वो इन्वेंट्री का जो नेचर है ना, वो एसिडिक नेचर है। एंड दूसरी चीज़, उसका लोकेशन जो है ना, इसका ऐसे में जो दिया है ना एग्जाम्पल, वो बॉर्डर वाला है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो इंडिया पाकिस्तान पार्क हो गया, ठीक है, इंडिया एंड वर्सेस पाकिस्तान। तो ये जो बॉर्डर है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के इस यहाँ पे नज़दीक बहुत क्लोज टू बॉर्डर जो है ना, वो तुम्हारा इन्वेंट्री है, ठीक है। जैसे डिफेंस वगैरह है ना, तो डिफेंस वगैरह के केस में तुम्हारा गन्स वगैरह कहाँ पे रहेंगे, गन्स वगैरह तुम्हारे बॉर्डर के पास रहेंगे। तो तुम वहाँ पे जाके जाके देख सकते हो क्या? तो थोड़ा मुश्किल है कि तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो सकता है कि ढाई 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 एकदम, ठीक है, समझ में आया। तो उसके नेचर के हिसाब से या फिर उसके लोकेशन के हिसाब से तुमको फिजिकली वेरीफाई करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकेबल बन जाता है, ठीक है, नेचर के हिसाब से या फिर लोकेशन के हिसाब से। तो उसके तो ऐसे ने क्या बोला, ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसे ने क्या बोला, ऐसा हो सकता है कि उसके नेचर के हिसाब से एंड लोकेशन के हिसाब से तुम उसको वेरीफाई करना इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है। तो उस केस में ऐसे ने बोला है, ऐसे ने बोला देख, तू कर नहीं पाएगा उसको वेरीफाई, लेकिन लेकिन ऐसे 200 हमको क्या बोलता है पता है क्या? ऐसे 200 बोलता है कि डिफिकल्टी डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, ये सब है ना, ये सब फालतू के रीज़न हमको ना दे। इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर्स। बोलेगा अगर तेरे को इम्प्रैक्टिकेबल है, लेकिन ऐसे 200 ने बोला है डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट इज नॉट वैलिड बेसिस टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऐसे फालतू के ज्ञान हमको ना दे, ठीक है। तो डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, इसकी वजह से तू ऑडिट प्रोसीजर्स ओमिट नहीं कर सकता है। या फिर मैं यहाँ पे बोलूँ कि तू ऐसे एविडेंस पे सेटल नहीं हो सकता है कि जो लेस परसुएसिव है, जिसको कम रिलाई कर सकता है। तो ऐसे ऑडिट एविडेंस पे, कम ऑडिट एविडेंस पे तू सेटल ना हो, ठीक है। तो ये ऐसे 200 ने हमको बोला था। तो भाई साहब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, ये तो इम्प्रैक्टिकेबल है। एंड ऐसे 200 बोलता है कि हमको मत बता, रीज़न हमको मत बता, तो तेरा क्या जो भी रीज़न है तेरे पास रख ले, अब क्या करेंगे? तो ऐसे बोलता है कि देख भाई, मैं तेरे को इतना ही बता सकता हूँ कि तू अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देख। जैसे 500 की सीरीज है, अल्टरनेटिव तो आना है। अल्टरनेटिव मतलब क्या? दूसरे कोई प्रोसीजर्स। सर एग्जांपल दे दो, ले लो एग्जांपल। एग्जांपल सब्सिक्वेंट सेल। तुम जाके चेक कर कि भाई साहब वो जो इन्वेंट्री था, तू तू देख नहीं पाया, उस इन्वेंट्री को चेक नहीं कर पाया, लेकिन उसका सब्सिक्वेंट सेल वगैरह हुआ है क्या? अगर सब्सिक्वेंट सेल हुआ है ना, तो बढ़िया बात है। एक्सक्यूज मी। अगर सब्सिक्वेंट सेल हुआ है ना, तो फिर तुझे समझ में आएगा कि ये 31 मार्च पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, कंडीशन में थी। तो अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म कर। अगर तू इससे एविडेंस नहीं मिल पाया, तो अगर सब्सिक्वेंट सेल हुआ ही नहीं है या फिर ऐसे कुछ इवेंट हुए नहीं कि तुमको अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म करके समझ में आए कि एग्जिस्टेंस या कंडीशंस के ऊपर तुमको भरोसा आए ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो बोला देख भाई, तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तुमको मिला नहीं है। तो तुम क्या करोगे? सिंपल से मॉडिफाई करोगे, इसके हिसाब से, ऐसे 705 के हिसाब से। माने? समझे? समझे? खत्म, खत्म। तो फिजिकल वेरीफाई तुम नहीं कर सकते हो, इम्प्रैक्टिकेबल है। इम्प्रैक्टिकेबल है क्यों? क्योंकि उसका नेचर है या फिर उसका लोकेशन है। तुमने लिखना है कि नेचर एंड लोकेशन की वजह से कभी कभी हो सकता है कि इम्प्रैक्टिकेबल है। लेकिन ऐसे 200 बोलता है कि डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर्स, या फिर टू क्या क्या हमने बोला था, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हमने बोला तो क्या करेगा? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जैसे कि सब्सिक्वेंट सेल वगैरह देखेगा। एंड तेरे को अगर साई ऑप्टेन होता है तो बढ़िया बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया क्या सर? हाँ हो गया ना खत्म। अरे खत्म हो गया, टेंशन नको, भानगड नको, खत्म हो गया।
तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा सबसे पहले तुझे फिजिकल काउंट को अटेंड करना था, कितना सिंपल था सर। फिर फिजिकल काउंट अदर देन डेट ऑफ एफएस, इसमें भी हमको सिर्फ चेंज ही देखना था। फिर हमने देखा कि ऑडिटर को अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आते हैं, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आते हैं, वहाँ पे वो फिजिकल काउंट को चेक नहीं कर सकता है। अच्छा, तो हमने देखा कि फिर वो क्या करेगा, फिर फिजिकल वेरीफाई करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, तब वो क्या करेगा। और भी कुछ बचा है क्या सर? थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल बचा है दोस्त मेरे, लिटिल लिटिल क्या है, सिंपल सी बात है। अगर तेरा इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है वो किसी और के पास है, थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी के पास में तेरा इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तेरा किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास है। बहुत कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा 1 मिनट में एडजस्ट करता हूँ इसको। थोड़ा सा, थोड़ा सा हमको क्या हो जाएगा फिर, हमको थोड़ा सा अच्छे से लिखने को आ जाएगा। सही है, सही है। तुम्हारा इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी के पास क्यों हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है उसके लिए, बहुत सारे। जैसे कि तुम्हारा क्या होता है, जॉब जॉब वर्क के लिए गया है इन्वेंट्री, किसी भी रीज़न से गया है थर्ड पार्टी को, तुमने क्या किया है, तुमने वो बोल दे ना फ्री में देते हैं चेक करने के लिए। अगर उन सामने वाले पार्टी को बाय करना है, वो बोलेगा देख मुझे फिजिकली चेक करने का है इन्वेंट्री कैसा है, तो मुझे सैंपल बेसिस पे भेज दे। तो सैंपल बेसिस पे उनके पास गया है, तो सैंपल बेसिस पे उनके पास गया तो इन्वेंट्री उनके पास रहेगा, वापस नहीं दिया है। तो ये चीज़ जो है ना, सैंपल बेसिस पे दिया है, जॉब वर्क के लिए दिया है, किसी और रीज़न की वजह से दिया है, तो अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के केस में है ना, तो तुम उसको वेरीफाई कैसे करोगे। देखो, एक तो सिंपल सी बात है, एक बात तो बहुत सिंपल है कि तुम क्या कर सकते हो, अगर थर्ड पार्टी के पास में है तो तुम क्या कर सकते हो, उसको कंफर्म कर सकते हो, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। तो उनसे तुम कंफर्म कर सकते हो, किस क्या क्या चीज़ कंफर्म कर सकते हो, उसका क्वांटिटी, क्वांटिटी तुझे देखना पड़ेगा, एंड कंडीशन, वो किस कंडीशन में है। ठीक है, तो तुम क्या करो, उससे थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो कि ये इन्वेंट्री तुम्हारे पास है, वो कितना क्वांटिटी है एंड किस कंडीशन में है, ये तुमने बात कर ली। तो इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के हाथ में है, तो तुमने सबसे पहले ये तो देखा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, उनके पास ये क्वांटिटी है क्या, एंड कंडीशन देखो। फिर ऐसे बात करता है, तुम और कुछ चीज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स। हमने बोला अभी इस केस में क्या करेंगे भाई, ये तो दूसरे के पास है ना, अभी ये हमारे पास है ही नहीं, तो इस केस में क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे नहीं बोला, देख भाई थोड़ा दिमाग लगा, इन्वेंट्री उसके पास में है, तो तुझे देखना पड़ेगा कि तेरे पास में क्या है। इन्वेंट्री उनके पास में, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में रिकॉर्ड्स है, तेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है। क्या कि एंटिटी ने उसको भेजा है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको तो चेक कर सकता है ना। तो डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स, क्या जिसमें लिखा है कि इन्वेंट्री उसके पास गई है, जॉब वर्क के लिए गई है, सैंपल बेसिस पे गई है, चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तो तू बता सकता है ना, वो तो डॉक्यूमेंट तो तेरे पास रहेगा, तो उसको वेरीफाई कर, वेरीफाई कर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स जो बोल देता है कि इन्वेंट्री उसके पास है। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं। फिर बोला कि अगर तुझे प्रैक्टिकेबल है तो क्या कर, तो उसका फिजिकल काउंट को वेरीफाई कर, उसके फिजिकल काउंट को अटेंड कर। वो जो एंटिटी है ना, दूसरा एंटिटी है ना, वो जब फिजिकल काउंट करेगा तब तू जाके देख ले कि तेरा इन्वेंट्री है कि नहीं है। अगर सर इधर हम हमारा नहीं कर पा रहे, उसका थोड़ी जाके करेंगे फिजिकल काउंट। उन्होंने बोला अगर देख तेरे को जमता है तो तू कर, और तू अगर किसी अदर ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, अदर ऑडिटर को अगर तू मैनेज कर सकता है कि जा भाई उधर थोड़ा देख के मुझे बता, तो अदर ऑडिटर को अगर तू कर सकता है तो अदर ऑडिटर को भेज दे। तो किसी और तुम्हारे दोस्त वगैरह ऑडिटर को रहेगा तो उसको भेज दें, तो एक चीज़ होती है, ताकि वो फिजिकली वेरीफाई कर पाएगा। तो फिजिकल काउंट को अटेंड कर, नहीं तो किसी और को भेज के मैनेज करके देख। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड तो तू चेक कर सकता है, फिर फिजिकल काउंट को तो अटेंड कर सकता है। फिर उन्होंने बोला और क्या कर सकता है। लेक्चर नंबर 0.2, हमारा जो सिलेबस का लेक्चर है, यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि एंटिटी का कुछ काम वो क्या करेगी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देगी। अगर इन्वेंट्री का कुछ काम उन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, दूसरे कंपनी को दिया है, तो वहाँ पे हो सकता है
कि तुमको वहाँ पे उसके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी भरोसा लेना पड़े। तो वहाँ पे हमने बात करनी है सर्विस ऑडिटर की। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, हम सर्विस ऑडिटर के बारे में ऐसे फॉर एक तो हमारे पास दो है, एक है एस ए 402 एंड तुम्हारा एस ए ई 3402 तो दोनों जगह पे हम इसको अच्छे से देखेंगे सर्विस ऑडिटर को। अभी के लिए पॉइंट समझो कि ये जो सर्विस ऑडिटर है ना, उस वो क्या करके देता है तुमको, इंटरनल कंट्रोल कंपनी के एडुकेट है कि नहीं है वो तुमको रिपोर्ट देता है। तो दूसरा ऑडिटर है वो क्या करेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल जाके चेक करेगा और तुमको बताएगा कि इसके इंटरनल कंट्रोल सही है। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात आती है। तो सर्विस ऑडिटर ने उसके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर जो रिपोर्ट दिया रहेगा ना, उसको तुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। आसमां को छू कर देखा, तारों की करी सवारी। अब देख, अभी तक हमने क्या देखा, अब खत्म हो गया, अब एक्चुअल में खत्म हो गया। तो सिर्फ इन्वेंट्री एंड कंडीशन ही तुम्हारा सबसे बड़ा है, और इसमें ज़्यादा टाइम हमने इसकी वजह से दिया है क्योंकि अगर इस में से क्वेश्चन आएगा ना, इस ऐसे में से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्वेंट्री में से आएगा। एंड रटने की कोई बात ही नहीं है ना भाई, समझना है, समझ के तुम मैनेज कर लोगे ना, कुछ तो मैनेज कर लोगे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में तुमको एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना था। तुम्हारे पास 4-5 केसेस है। सबसे पहले क्या, एक तो तुमने अटेंड करना है, बेसिक बेसिक बात, सबसे पहले बेसिक बात क्या थी, तुमको अटेंड करना था फिजिकल काउंट को। ठीक है, फिर अगर फिजिकल काउंट किसी और दिन पे भी हो सकता है, फिर हमने बोला कि फिजिकल काउंट एट अ डेट अदर देन एफएस डेट। फिर बोला कि ऑडिटर ऐसा हो सकता है कि अटेंड नहीं कर पाया, तो और एक सिचुएशन बनती है कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया। फिर एक सिचुएशन बनती है इनप्रैक्टिकेबल ही है, कुछ केस में कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। पहले इधर क्या था, इधर ऑडिटर को पॉसिबल नहीं है कि उस दिन कुछ तो गड़बड़ हुई उसकी वजह से अटेंड नहीं कर पाया। यहाँ पे बात करता है कि किसी भी दिन नहीं कर सकता है, इम्प्रैक्टिकेबल है, कर ही नहीं सकता है, किसी भी दिन नहीं कर सकता है। एंड फिर आखिरी में बात करता है कि थर्ड पार्टी के पास में इन्वेंट्री है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करेंगे बाद में। एक बार हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि आगे जो पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट्स में कुछ दम नहीं है, ये बहुत ही फालतू के पॉइंट्स है, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल वाले पॉइंट्स है। तो ये तो बात आती है इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री को कर देते हैं ओके विषय, इन्वेंट्री को कर देते हैं ओके विषय, कर दे क्या ओके विषय। तो ये तो बात आती है इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री के ये कुछ 5 सर्कमस्टांसेस हो गए जो हमने अच्छे से देख लिए हैं। रिकॉर्ड डेट, ठीक है, ये इन्वेंट्री को हमने कर लिया, एक बक्स में डाल दिया। अब हम देखेंगे लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। अब हम देखेंगे लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। इस पे हमको चेक क्या करना था, इसको हमको देखना क्या था लिटिगेशन एंड क्लेम्स में। तो हमने बोला देख, इसका तो हमको देखना था कंप्लीटनेस, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ दम नहीं है। कंप्लीटनेस देखना था, तो कंप्लीटनेस के लिए क्या होता है, कंप्लीटनेस में क्या होता है, तो बोला भाई बहुत सिंपल है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स किधर जाते हैं तुम्हारे, लिटिगेशन क्लेम्स किधर जाते हैं, तो मैंने बोला लीगल एक्सपेंस अकाउंट में जाते हैं। तो बोला रिव्यू कर, किसको, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को, और किसको, लीगल एक्सपेंस अकाउंट में जाते हैं ना तेरे लिटिगेशन क्लेम्स, तो लीगल एक्सपेंस अकाउंट को चेक कर। अच्छा, लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि कुछ लिटिगेशन एंड क्लेम्स है ना, वो मैनेजमेंट ने क्या किया है, डिस्कस किया है मीटिंग में, और मीटिंग में डिस्कस करके उन्होंने क्या किया है, बोला है कि इसको लीगल एक्सपेंस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, इसको लीगल एक्सपेंस अकाउंट में लेकर ही नहीं जाएंगे। तो तुझे देखना पड़ेगा उसके मीटिंग के मिनट्स, तो रिव्यू कर मैनेजमेंट के मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ताकि मैनेजमेंट ने कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है कि उसको क्या किया है, उसको लीगल एक्सपेंस अकाउंट में जाने ही नहीं दिया है। तो लीगल एक्सपेंस अकाउंट में नहीं जाने दिया है, तो हो सकता है कि मीटिंग में डिस्कस किया है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग देख कि क्या इन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है क्या। मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग तुम देखोगे ना, तो तुमको समझेगा कि किस किस
चीज़ के ऊपर इन्होंने बातचीत करी है, तो उसमें तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन है क्या जो तुमको इंडिकेट करता है कि लिटिगेशन एंड क्लेम का सिचुएशन है, जो तुमको ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स इसमें हो सकता है जो मैनेजमेंट ने नहीं दी है, मैनेजमेंट ने नहीं दिखाए है, वो कुछ हो सकता है, वो तुझे देखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक दो दो कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। एक 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 का नाम है इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस लीगल काउंसिल, लीगल काउंसिल, एंड दूसरा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ठीक है, इन हाउस लीगल काउंसिल क्या, मतलब तुम्हारा जो एडवोकेट का टीम है, लॉयर का टीम है, तुम्हारा जो लीगल वाला जो बंदा है जो तुमको काउंसिल करता है, वो तुम्हारे कंपनी में है, इन हाउस है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कंपनी में है। हो सकता है कि कंपनी ने एक एम्प्लॉय को पेरोल पे रख दिया है, वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा। दूसरा एक्सटर्नल कौन है, ए पार्टी एंगेज टू प्रोवाइड रिलेवेंट सर्विसेज, पार्टी एंगेज्ड टू प्रोवाइड रिलेवेंट सर्विसेज, मतलब क्या, ये एडवोकेट का फर्म वगैरह रहेगा जो नॉर्मली बाहर का फर्म वगैरह रहता है, तो वो क्या करें, वो करते हैं, वो बहुत सारे कंपनी को सर्विसेज देते हैं। तो या तो तुम्हारे पास में जो लीगल काउंसिल है ना, वो इन हाउस रहेगा या फिर एक्सटर्नल रहेगा, तो तुम्हारे पास दो है। तो इन्होंने बोला कि देख भाई, तुझे क्या करना है, लिटिगेशन एंड क्लेम का है ना कंप्लीटनेस चेक करना है। तो एक तो तूने लीगल एक्सपेंस अकाउंट देख लिया, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग देख लिया, लेकिन तुम्हारा पसंद का, तुम्हारे सबसे पसंद का प्रोसीजर कौन सा है, हमने बोला इंक्वायरी। इंक्वायरी तो तुम हमारे सब सब बहुत ज़्यादा पसंद का है, तो तूने बोला कि देख इंक्वायरी दो लोगों से कर। एक तो मैनेजमेंट का, तो तू हर जगह पे मैनेजमेंट का इंक्वायरी तो करता ही है, तुझे इंक्वायरी किसका करना पड़ेगा, तुझे इंक्वायरी करना पड़ेगा इन हाउस लीगल काउंसिल का भी, इन हाउस लीगल काउंसिल का भी। क्यों, इंक्वायरी क्या है, तुम्हारा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन सीख करना, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, जिस चीज़ को उसका नॉलेज है, वो फाइनेंशियल होगा, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, विद इन एंटिटी हो सकता है, आउटसाइड एंटिटी हो सकता है। तो सर आउटसाइड एंटिटी भी हो सकता है ना, तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी इंक्वायरी कर सकते हो क्या, जाते उधर, टेंशन ना हो, अभी लगे इसने घाई नहीं करने का है ना। तो इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ तो क्या कर, इंक्वायरी कर। ठीक है, तो पहले तू जाके देख ना, तेरे कंपनी में कौन है, मैनेजमेंट है ना तेरे पास, जाके पूछ। तेरे पास कौन है, इन हाउस लीगल काउंसिल है ना, तो जाके पूछ, इंक्वायरी कर लिया। फिर फिर आता है तो क्या कर, फिर तुम्हारे पास कौन है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, तो जो तुझे क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंस चेक करना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंस माने क्या, करस्पॉन्डेंस माने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स किसके बीच में करस्पॉन्डेंस होगा, एक करस्पॉन्डेंस होगा तुम्हारा एंटिटी के बीच में, ओ बाऊ, एक किसके बीच में होगा, एंटिटी के बीच में, एंड किसके बीच में होगा, यार आ जाना अच्छे से, अरे अरे नहीं आ रहा, जानते छोड़। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एंटिटी के बीच में एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में होगा। तो तुझे क्या करना है, इतनी ही चीज़ें चेक करनी है। क्या है चीज़ें तेरी, एक तो रिव्यू कर लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। ठीक है, ये पहला पॉइंट है तुम्हारा, एक तो रिव्यू कर, तो कहाँ पे जाएगा लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कहाँ पे जाएंगे, लीगल एक्सपेंस अकाउंट में। जाके देख रिकॉर्ड्स में, जाके देख लीगल एक्सपेंस अकाउंट कि भाई साहब लिटिगेशन एंड क्लेम्स है क्या वहाँ पे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जानबूझ के डाले नहीं है, तो मीटिंग में तो डिस्कस किए रहेंगे, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जाके रिव्यू कर। फिर तुझे तेरा पसंदीदा प्रोसेस कौन है, इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी किसका करेगा, तो एक तो मैनेजमेंट का, तो हमेशा करता है। साथ में यहाँ पे किसका करेगा, तेरे कंपनी में इन हाउस लीगल काउंसिल है, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है, उसके पास नॉलेज है, उससे जाके इन्फॉर्मेशन निकाल ले भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। फिर करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस किसका, एंटिटी का एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का, दोनों के बीच में जो करस्पॉन्डेंस होते हैं, जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन है, मेल वाला कम्युनिकेशन, लेटर वगैरह कुछ भेजा है, ताकि कुछ गड़बड़ है क्या तेरे को समझ में आएगा, तो करस्पॉन्डेंस। ये हमने करस्पॉन्डेंस और कहाँ पे देखा था क्या, ऐसे 520, ऐसे 550, ऐसे 250 में, ऐसे 250 में लॉज एंड रेगुलेशन की बात करी थी। तो हमने देखा था कि अदर लॉज एंड रेगुलेशन है ना, उसके लिए तुमने क्या देखना है, तुमने एक तो इंक्वायरी करनी है, एंड दूसरी बात तुमने करस्पॉन्डेंस देखने हैं किसके, एंटिटी के एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंटिटी और दूसरा बाहर का कोई अदर रहेगा, तो उनके बीच के करस्पॉन्डेंस देखने हैं। ये बात हो जाती है, देखो एक इंक्वायरी की है तुमने मैनेजमेंट से, एंड दूसरी बात करस्पॉन्डेंस तुमने देखने हैं एंटिटी के एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के।
अदर जो एडवोकेट का फर्म है। सर लेकिन हमने जो एडवोकेट का फर्म है ना उसको इंक्वायरी कर सकते हो क्या? हम इंक्वायरी कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला देख भाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ कुछ कंडीशन है, थोड़ी छोटे छोटे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर तुझे रोमम मिल जाता है, रोमम क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है, ऐसा तुझे दिख जाता है, ठीक है। या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स जो तूने परफॉर्म की है, दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद तुझे ऐसा समझ के आ जाता है कि ऑदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तुझे समझ में आता है कि ऑदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो है ना एग्जिस्ट करते, ऑदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स एग्जिस्ट करते। तो तूने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करी जिससे तेरे को समझ में आता है कि ऑदर लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जिस्ट करते हैं, एंड या फिर तेरा जो वो लिटिगेशन एंड क्लेम का अकाउंट है ना, वो उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का चांस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, ऐसा तुझे लग रहा है ना। अगर ये दो सिचुएशन होती है ना, तो भाई साहब तू इंक्वायरी कर ले, ठीक है। अगर ये दो सिचुएशन है ना, या फिर इनमें से एक सिचुएशन है ना कोई भी, तो क्या कर, इंक्वायरी कर ले। तो यू मे सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कैसे इंफॉर्मेशन लेगा? तो इन्होंने बोला है कि थ्रू 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 लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो तू क्या कर, उनको लेटर भेज दे, इंक्वायरी का लेटर भेज दे और बोल दे कि भाई हमारे पास ये ऐसा ऐसा हमको संकेत आया है, ऐसा ऐसा हमको सूचना लगता है कि हमको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ना अदर लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जिस्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं। तो हम तुमको इंक्वायरी करेंगे, तो तुम हमको बता दो कि ये चीज़ है क्या। हमने आपको पूछा है ना, तो आप बता दो कि क्या ऐसे अदर लिटिगेशन एंड क्लेम कुछ एग्जिस्ट करते हैं क्या जो मैनेजमेंट ने नहीं दिए हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सीकिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तुम किससे बात कर सकते हो, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से लेटर ऑफ इंक्वायरी से बात कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ आ जाती है। क्या चीज़ आ जाती है? अगर ये देने को तुमने किसने, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट बोलता है कि भाई साहब तू क्या नहीं बात करेगा, तू हमारे लीगल काउंसिल के साथ बात नहीं करेगा, मैनेजमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि तू बात नहीं करेगा। अच्छा, या फिर या फिर लॉज एंड रेगुलेशन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लॉज एंड रेगुलेशन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लॉ भाई ने बोल दिया तो कोई क्या ही कर सकता है, सबसे ऊपर लॉ भाई। लॉ भाई ने बोल दिया कि नहीं करने का है तो नहीं करने का है, तो नहीं करने का है। एंड तीसरी बात, ये लीगल काउंसिल है ना, इसने ही रिफ्यूज कर दिया। तो लीगल काउंसिल ने ही रिफ्यूज कर दिया, ये तुम्हारे पास तीन या तीन में से एक का कोई भी कंडीशन आ जाता है। तो भाई साहब लीगल काउंसिल क्यों रिफ्यूज करेगा रिस्पॉन्ड करने को? हो सकता है कि मैनेजमेंट तुमको डायरेक्टली ना बोले कि भाई साहब उसको भेजो मत, बट मैनेजमेंट ने क्या किया, लीगल काउंसिल को फ़ोन किया और बोला देख भाई ऑडिटर कुछ पूछेगा ना उसको रिस्पॉन्ड मत कर ले, ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशन क्यों रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हो सकता है कि वो जो एडवोकेट है उनका बार काउंसिल का कुछ गाइडेंस रहेगा कि तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज रहेगा, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तुमको क्या लेन देना है भाई। सिंपल सी बात है, तुमको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट है, रिफ्यूज़ करता है, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है कि सेंड करने नहीं देता है, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, सेंड नहीं करने दिया, लॉज एंड रेगुलेशन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लीगल काउंसिल ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो तुमने क्या करना है? तो भाई तो क्या है अब क्या है ना भाई, अब क्या है ना बेटवा, तुमको एविडेंस तो ऑब्टेन नहीं हुआ है इन सब चीज़ों से। तुम क्या करो, जैसे 500 की सीरीज है तो बोलता है परफॉर्म करो अल्टरनेट प्रोसीजर्स। तो परफॉर्म करो अल्टरनेट प्रोसीजर्स करके अगर तुमको साई ऑप्टेन होता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साई अगर ऑप्टेन नहीं होता है तुम क्या करोगे, मॉडिफाई, जैसे 705 मॉडिफाई कर दो भाई साहब, ख़त्म। और साथ में
साथ में इन्होंने और एक चीज़ बोली है कि भाई साहब तुम क्या करो, WR ऑप्टेन कर लो। किससे करते हैं? मैनेजमेंट से, NTCWG से। क्या करोगे इस केस में? क्या करोगे? देखो भाई, तुम बोल लो कि तुम्हारे पास है जितने भी ऑल लिटिगेशन एंड क्लेम्स, जो तुमको पता थे, नोन, वो तुमने क्या किए हैं? डिस्क्लोज किए हैं टू द ऑडिटर, डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर। ये तुम क्या करो, वो मैनेजमेंट से लिख के ले लो, ठीक है, कि जो तुमको इन लिटिगेशन क्लेम जितने पता थे वो तुमने ऑडिटर को डिस्क्लोज किए, ठीक है। तो क्या बात करता है लिटिगेशन क्लेम से? बहुत सिंपल सी बात करता है, एक बात करता है, तेरे को सिर्फ कंप्लीटनेस चेक करना है ना। तो एक तो बेसिक में जाके तू चेक करेगा क्या, किधर होंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट, रिव्यू कर। नहीं है उसमें, क्यों नहीं है? मीटिंग में डिस्कस हुए मैनेजमेंट के कि यहाँ पे नहीं डालने, तो मैनेजमेंट के मीटिंग के मिनट्स देख ले, ठीक है। फिर हमने बात करी थी 250 में इंक्वायरी करना है, करस्पॉन्डेंस चेक करना है, वैसे ही इंक्वायरी यहाँ पे भी कर, किसका? मैनेजमेंट का, इन हाउस लीगल काउंसिल का। करस्पॉन्डेंस चेक कर एंटिटी का एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का। फिर हमने बात करा कि हमको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भी इंक्वायरी करनी है, कर सकते हो क्या? हाँ बोला, कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास रोमम है, तुम्हारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स में तुमको समझता है कि लिटिगेशन क्लेम्स उधर एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम क्या करोगे? सीक इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, किसके थ्रू? लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू। लेकिन मैनेजमेंट मना करता है, लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करते हैं, या फिर लीगल काउंसिल रिफ्यूज करता है रिस्पॉन्ड करने को। परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स एंड साई ऑप्टेन करो, मॉडिफाई कर दो ओपिनियन। साई ऑप्टेन नहीं होता है तो मॉडिफाई करो ओपिनियन। WR में तुम क्या है? मैनेजमेंट से ऑल लिटिगेशन क्लेम जो उनको पता है वो उनको उन्होंने तुमको डिस्क्लोज की है, ये तुम WR लेके बैठ जाओ। सर, होल पर्पस जो था ना, एक चीज़ के ऊपर फोकस करने का था यहाँ पे। इसका है ना MCQ बनता है कि तुमने ये सब चीज़ें करी है, तुमने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से लेटर ऑफ इंक्वायरी करी है, लेकिन मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं करने दिया है, मैनेजमेंट ने भेजने नहीं दिया है, लॉ रेगुलेशन ने रिस्ट्रिक्ट किया है, या फिर लीगल काउंसिल ने रिफ्यूज़ किया है रिस्पॉन्ड करने को। अगर ये सीन होता है और तुम परफॉर्म करते हो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और तुमको साई नहीं ऑप्टेन होता है, तो ये क्वेश्चन आएगा MCQ में और पूछेगा कि साई ऑप्टेन नहीं होता है तो तुमको क्या करना है। यहाँ पे यस ने बोला है कि मॉडिफाई करो, लेकिन MCQ पूछेगा मॉडिफाई में क्या? MCQ में आएगा सबसे पहला क्वालिफाई कर दो, ड्यू टू क्वालिफाई कर दो, फिर बोलेगा एडवर्स दे दो, फिर बोलेगा डिस्क्लेमर दे दो, फिर बोलेगा OM पैरा दे दो। क्या करेगा? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या करेगा? सिंपल सी बात है, तुमको सही नहीं मिला है तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पे जाएगा? तुम्हारा ध्यान जाएगा दो चीज़ों के ऊपर, एक तो क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर। क्वालिफाई डिस्क्लेमर, क्योंकि सही नहीं मिला है ना, तो क्वालिफाई डिस्क्लेमर, दो चीज़ों के ऊपर। तो 50-50 एलिमिनेट हुआ, क्वालिफाई डिस्क्लेमर हुआ। अब मुझे बात बताओ, तुम कहाँ पे हो? तुम एक एक्सपेंस के हेड में हो, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, एक एक्सपेंस के हेड में हो, उसका सिर्फ एक चीज़ चेक कर रहे हो, क्या? कंप्लीटनेस। एक एक्सपेंस के हेड में हो, उसका एक चीज़ चेक कर रहे हो, एक कंप्लीटनेस। एंड उसमें भी तुमने ये सारी चीज़ें परफॉर्म करी है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखा है, मीटिंग देखे हैं, मीटिंग के मिनट्स देखे हैं, इंक्वायरी किया है, करस्पॉन्डेंस चेक किया है। उसमें से एक पोर्शन ये सब चेक करने के बाद तुम और एक जगह पे आए हो जहाँ पे तुमको लगता है कि तुमको एक्सटर्नल काउंसिल से इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि अदर लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हो तुम, ठीक है। फिर उसमें भी लेटर ऑफ इंक्वायरी तुमने भेजा है, उसमें भी मैनेजमेंट या फिर लॉ रेगुलेशन या फिर लीगल काउंसिल ने रिफ्यूज़ किया है। उसके बाद भी तुमने परफॉर्म किए हैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और वो करने के बाद तुमको साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, क्या लगता है तुमको? इसका परवेज़िव होगा कि नहीं होगा? इसका इम्पैक्ट परवेज़िव होगा कि नहीं होगा? भाई साहब, तुम इतने सारे एफएस में, इतने बड़े एफएस में तुम एक जगह पे हो लिटिगेशन क्लेम में, उसमें भी एक चीज़ चेक कर रहे हो कंप्लीटनेस, उसके लिए भी तुमने ढेर सारे प्रोसेस परफॉर्म करे हैं और उसके बाद में अल्टरनेटिव भी कर रहा है एंड उसके बाद में तुम साई ऑप्टेन नहीं कर पाते हो और तुम यहाँ पे आते हो कि ये देखने के लिए कि परवेज़िव होगा कि नहीं होगा। तो मैं बताऊँ, जनरली इसका इम्पैक्ट परवेज़िव नहीं होगा, जनरली इसका इम्पैक्ट परवेज़िव नहीं होगा। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है? यहाँ पे तुमने क्वालिफ़ाई कर देना है। बच्चे करके आ जाएंगे डिस्क्लेमर, जो करेंगे उनको करने दो, तुम क्या करो? क्वालिफ़ाई, तुम क्वालिफ़ाई करके आ जाओ भाई। ज़्यादातर केस में अगर 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 MCQ ने हिंट दिया है, अगर MCQ ने हिंट दिया है कि ये जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स है
वो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि एक भी लिटिगेशन क्लेम अगर आ जाता है, एक भी ऐसा लिटिगेशन आ जाता है जिससे पूरा कंपनी बंद होने के चांसेस है, या फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, अगर वो हिंट देता है स्पेसिफिकली, तो क्या करो, डिस्क्लेमर कर दो। जनरली क्वालिफाई जाएगा, लेकिन डिपेंड, अगर कुछ नहीं देता है तो क्वालिफाई कर दो। अगर वो ऐसा हिंट दे रहा है, तुमको हिंट दे रहा है, तो तुमको देखना पड़ेगा एमसीक्यू में जाके, हिंट दे रहा है तो क्या करो, डिस्क्लेमर करके आ जाओ। खत्म, खत्म। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। हो रहा अभी कुछ चीज़ नहीं है, कुछ भानगढ़ नहीं है, अभी बहुत इजी है। अब क्या है, तुम्हारा एक ही बचता है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, और इसमें भी दम है नहीं कुछ। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में कुछ दम नहीं है, इसका क्वेश्चन पूछेंगे, इसके चांसेस भी कम है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको क्या देखना था भाई साहब, देखना था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देख के तुमको कुछ याद आना चाहिए, क्या तुम्हारा इंडियस, तुमका इंडियस जो भी है तुम्हारा, तुमका जो इंडियस है वो जो भी है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। इंडियस तुमको याद आना चाहिए, इंडियस कौन सा, सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला। सेगमेंट रिपोर्टिंग के केस में तुम क्या करते हो, तुम देखते हो कि वो जो सेगमेंट है ना, वो तुम्हारे सेगमेंट में ऐड होता है क्या, कब होता है, वो कुछ कुछ रहता है ना तुम्हारा, 10% ऑफ एसेट में हो जाता है, 10% से ज़्यादा रेवेन्यू है, वो वाला सेगमेंट। तो तुमको देखना है कि वो जो सेगमेंट का मेथड है ना, वो जो मेथड्स है ना, वो अच्छे से है क्या, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो कंपनी जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन करती है ना, उसका जो मेथड है ना, तो सबसे पहले उसका अंडरस्टैंडिंग ले लो। अंडरस्टैंडिंग वो मेथड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड, उस मेथड का तुमको अंडरस्टैंड लेना पड़ेगा, उस मेथड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, उस मेथड को जाके टेस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन चेक कर सकते हो कि, ठीक है, एक तो टेस्ट एप्लीकेशन, एंड इवेल्यूएट कर सकते हो उस मेथड के रिजल्ट को, ठीक है। इवेल्यूएट कर दो एंड टेस्ट करो एप्लीकेशन, मतलब क्या, वो मेथड से जो रिजल्ट आते हैं ना, वो सही है क्या, मतलब मैनेजमेंट ने जो मेथड लगाया है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि 10% रेवेन्यू का क्राइटेरिया मीट होता है, 10% एसेट का क्राइटेरिया मीट होता है, जो भी तुम्हारा इंडेक्स में है, ठीक है, मुझे इतना अभी तक याद नहीं है। तो वो जो है ना, 10% का जो है, जो भी है तुम्हारा 10%, 25% जो भी है, वो क्राइटेरिया तुम्हारा मीट करता है, वो उसका मेथड मैनेजमेंट ने कुछ लगाया है, तो तुमको इवेल्यूएट करो और जाके देखो कि वो जो मैनेजमेंट ने लगाया है ना मेथड, उससे सही चीज़ आ रही है क्या, जो तुमको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करने के लिए आना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, उससे सही चीज़ आ रही है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। तो उसको इवेल्यूएट करो एंड टेस्ट करो एप्लीकेशन, मतलब उसको अप्लाई करके देखो कि वो चीज़ सही से आ रही है क्या। तो मेथड को अंडरस्टैंड करना है, इवेल्यूएट करना है, टेस्ट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया वन। एंड तुम्हारा दूसरा पॉइंट है वो बोलता है कि परफॉर्म करो अदर एनालिटिकल प्रोसेस। तो दूसरे कुछ एनालिटिकल प्रोसेस वगैरह है, उसको परफॉर्म करो और जाके देखो कि अच्छा ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा कुछ फालतू की बात करता है, लेकिन पता है क्या, इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा था ना, तो जानबूझ के ऐसे को क्वेश्चन बनाना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया पता है क्या, इन्होंने बोला कि एग्जाम्पल्स दे दो, कुछ एग्जाम्पल ऑफ मैटर, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर दे दो, ऐसा कुछ उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि तुम क्या देखोगे, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर दे दो। तो हम बात करेंगे भाई साहब, सिंपल सी बात है, इंडियस को याद करो, क्या चीज़ को तुम देखोगे, क्या एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे। तो हमने बोला देख भाई, हम सेल ट्रांसफ़र देखते हैं, इंटर सेगमेंट का जो एलिमिनेशन है वो भी देखते हैं हम सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, सेल ट्रांसफ़र किस सेगमेंट ने किसका किया है, इंटर सेगमेंट जो है ना उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो लिख दो, तुम क्या करोगे, एग्जाम्पल में सेल्स ट्रांसफ़र होगा, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन होगा, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन होगा, वही बात है तुम्हारी, वही बात है, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन सेल ट्रांसफर होगा। फिर क्या है, फिर तुम और क्या करते हो, एसेट का भी देखते हो तुम, एसेट्स एंड एक्सपेंस जो है ना तुम्हारे, वो कैसे अलोकेट हुए, उसका अलोकेशन देखते हो, क्या वो अलोकेट हुए क्या ठीक से, वो एसेट ओ सेगमेंट के ऊपर अलोकेट हुआ है क्या ठीक से। तो एसेट का अलोकेशन जो है ना वो तुम देखते हो, तो सेल ट्रांसफर, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें देखते हो, एसेट का एंड एक्सपेंडिचर का अलोकेशन देखते हो। तुमको एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना कि प्रायर पीरियड में जो सेगमेंट था ना, वो सेगमेंट रिपोर्ट हुआ है क्या,
वो अगर करंट ईयर में नहीं रिपोर्ट हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, या फिर कुछ सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं जो प्रायर पीरियड में नहीं रिपोर्ट हुए थे लेकिन करंट ईयर में हो रहे हैं, लेकिन जो प्रायर पीरियड में हुआ है ना वो तो करंट ईयर में होना चाहिए। इन रेयर केस वो नहीं होगा, नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, तो तुमको कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, 3 चीज तो याद हो गई। एक चौथा पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। तुमको देखना पड़ेगा बजटेड जो है ना, बजटेड वगैरह जो है ना, बजटेड वर्सेस एक्चुअल वाला सीन है। बजटेड एक्चुअल में तुमने क्या बजट किया था कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट होगा, एक्चुअल में क्या है, फिर उसमें एक्चुअल में तुमको थोड़ा और डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग परसेंटेज के कितना परसेंटेज में है उसका ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका सेल के कितने परसेंटेज में है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसको ऐसा याद रखो, पर बजटेड वर्सेस एक्चुअल याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में हमने देखा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देना है, इंडियस को ध्यान रखो, मेथड जो है ना उसको तुमको अंडरस्टैंड करना है, इवेल्यूट करो मेथड अच्छा है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या, टेस्ट करो एप्लीकेशन, एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करो। ICAR ने क्वेश्चन बढ़ाया था, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर पूछे थे, हमने बोला इंटरसेगमेंट सेल ट्रांसफर, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट, वो सारी चीज़ हम देखेंगे, एसेट को अलोकेट कर देंगे एंड प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंट है क्या देखेंगे, बाकी चौथा पॉइंट छोड़ो। पूरा ऐसे हमारा खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ नोट से रीड करने वाले हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, सब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। जैसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, तो क्या बोलता है, साई ऑप्टेन करो किसके चीज़ में, इन्वेंट्री के केस में, इन्वेंट्री के केस में, लिटिगेशन एंड क्लेम्स के केस में, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के केस में क्या करना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन इन्वेंट्री के केस में, कंप्लीटनेस लिटिगेशन के केस में, एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के केस में। इन्वेंट्री के कुछ 4-5 कंडीशन है। ठीक है, एक तो अटेंडेंस फिजिकल काउंट, अटेंडिंग फिजिकल काउंट, फिर फिजिकल काउंट एट ए डेट अदर देन FS, फिर अनेबल ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल काउंट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, एंड फिर इम्प्रैक्टिकेबल टू परफॉर्म फिजिकल काउंट, एंड इन्वेंट्री अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस की है, ये चीज़ हमने यहाँ पे साथ में डिस्कस क्यों करी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो इम्प्रैक्टिकेबल इसके साथ में पूछते हैं, देखो यहाँ पे आता है, और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तुम देख लो, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तुम देख लो, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है तुम देख लो। और दो चीज़ पूछ रहा है, देखो, एक तो how SAI regarding external conditions may be obtained and how auditor supposed to deal when attendance of physical in inventory counting is impracticable। तो ऊपर जो है ना वो तो अटेंड करता है तो उसके केस में कैसे साई ऑप्टेन करना है, एंड दूसरी चीज़ है अगर इम्प्रैक्टिकेबल होता है तो कैसे करना है। तो इसकी वजह से हमने नोट्स में क्या किया है, वो दूसरा और चौथा वाला, जो चौथा या पांचवा जो भी था ना, चौथा वाला था, उसको साथ में यहाँ पे मर्ज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कुछ तो कंपनी है, 3 वेयर हाउसेस है डिफरेंट लोकेशन पे, 5 ईयर्स 5 वेयर हाउसेस है बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर के ऊपर है तो यहाँ पे तुमको समझ आएगा इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। तो मेजर स्टॉक्स आर जनरली सप्लाइड फ्रॉम द बॉर्डर, तो बॉर्डर से सप्लाई हो जाता है। फिर अटेंडेड ऑल फिजिकली इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड थ्रू आउट इंडिया बट कुड नॉट अटेंड द सेम एट बॉर्डर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो सारे उन्होंने अटेंड कर लिए तो अटेंडेंस आ गया, तो तुमको पहला वाला पोर्शन तो आ गया, अटेंडिंग फिजिकल काउंट। एक को नहीं कर पाए, जो बॉर्डर पे थे उसको नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर ने क्या करना है, शाला ऑप्टेन साई रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करेगा। एक तो हमने बात करी अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, जब तक प्रैक्टिकेबल है तब तक वो क्या करेगा, अटेंड करेगा फिजिकल काउंटिंग। हमने बात करी थी बहुत सिंपल सी, क्या इवेल्यूएट करेगा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, इवेल्यूएट करेगा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, इवेल्यूएट करेगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स इवेल्यूएट करेगा, मैनेजमेंट ने कैसे इंस्ट्रक्शन दिए। फिर ऑब्जर्व करेगा मैनेजमेंट के काउंट के प्रोसीजर्स, फिर इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री को, परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट को। समझ में आया, याद आया पूरा पूरा कंसेप्ट। कुछ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो, कैसे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो, ताकि तुमको समझ में आए कि इन्वेंट्री के फाइनल इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड्स है ना वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं इन्वेंट्री के काउंट के रिजल्ट को। ये हमने बात करी थी, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है इजिकल टू इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए तुम्हारा, इन्वेंट्री काउंट है इजिकल टू फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो उसके लिए तुम प्रोसेस परफॉर्म करो, खत्म, खत्म, कुछ नहीं। फिर अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नॉट प्रैक्टिकेबल होता है तो क्या है, हमने बात करी थी किस फैक्टर की वजह से होगा, ये नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से हो सकता है, ताकि ऑडिटर की सेफ्टी के ऊपर कुछ खतरा है, इसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ऐसे 200 आता है,
ठीक है, सबसे पहले नेचर लोकेशन, फिर ऐसे 200 बात क्या करता है, डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट जो है ना इज नॉट इट सेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव, या फिर टू बी सेटिस्फाइड विथ ऑडिट एविडेंस लेस देन परसुएसिव। परसुएसिव से कम है उसके लिए तुम सेटिस्फाई हो रहे, या फिर नो अल्टरनेटिव है उस केस में वो कुछ नहीं मानता है, ऐसे 200 कुछ नहीं मानता है, तो तुमने क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे कि सब्सिक्वेंट सेल वगैरह होगा। ठीक है, ये तुमने देखना है। और नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन साई, तो ऐसे 705 मॉडिफाई, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन की बात करता है, स्कोप लिमिटेशन आ जाता है, इसकी वजह से मॉडिफाई करो, खत्म। खत्म, इतनी सी बात है। सिर्फ हमको नोट से देखना है अभी। फिजिकल काउंट अगर अदर दैन डेट ऑफ एफएस है, अगर फिजिकल काउंट तुम्हारा अदर दैन डेट ऑफ एफएस है, तो हमने बात करी थी कि तुमको क्या देखना है, चेंज देखना है सिर्फ। तो पढ़ते हैं, इफ इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड एट अ डेट अदर दैन डेट ऑफ एफएस, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ एफएस। तो काउंट डेट तुम्हारा 25 मार्च था या फिर 5 अप्रैल था, दोनों के बीच में जो भी चेंज हुआ रहेगा उसके ऊपर तुम क्या करो, एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो। तो इवेल्यूएट करो इफेक्टिवनेस, इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ओवर चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस के ऊपर के कंट्रोल्स के ऊपर का इफेक्टिवनेस, चेंजेस के ऊपर के कंट्रोल्स के ऊपर का इफेक्टिवनेस चेक करो, एंड चेंजेस अच्छे से रिकॉर्ड हुए क्या वो तुमको देखना है। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट चेंजेस आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली। ठीक है, मैटर्स क्या कंसिडर करोगे चेंजेस के लिए, हमने बात करी थी परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो है ना, या तो वो प्रॉपरली एडजस्ट किए हैं, प्रॉपरली एडजस्टेड है, मतलब उसको रिकॉर्ड वगैरह अच्छे से किया है, वो प्रॉपरली एडजस्टेड है, एंड रिलायबल है, रिलायबल है, एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था उसको करेक्ट कर देते, बाद में भूल जाएंगे नहीं तो। हमने वहाँ पे क्या लिखा था, रिकॉर्डेड लिखा था ना, उसको प्रॉपरली एडजस्टेड लिख देते, तो टेंशन नको भाई। ठीक है, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स प्रॉपरली एडजस्टेड, प्रॉपरली एडजस्टेड, एडजस्टेड। हाँ ठीक है, अब ठीक है, टेंशन नको ना भाई, भानगढ़ नको। तो ये बात आती है तुमको, सिंपल सी चीज़ है, पूछेंगे तो नहीं वैसे, लेकिन है कितने, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में क्या पूछेंगे, एमसीक्यू वगैरह के लिए पूछते तो लिख लेना भाई साहब, कोई बात नहीं। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है, ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल काउंट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर पाता है, फिजिकल काउंट को अटेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंपनी ने क्या किया है, 31 मार्च को डिटेल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का किया है। यू आर ऑडिटर, द इन्वेंट्री एज एट द एंड ऑफ द ईयर 2.25 CR की थी, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। देखो उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन ने, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, यू कुड नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन। अंडर अबव सर्कमस्टांसेस हाउ वुड यू इंश्योर दैट फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट वाज इन ऑर्डर। तो मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है वो अच्छे से किया है क्या, वो तुम कैसे वेरीफाई करोगे। तो हम बोलेंगे देख भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर तू अनेबल है, अगर तू अनेबल टू प्रेजेंट एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन द डेट प्लान ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, तो ऑब्जर्व कर सम फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेटिव डेट। तो तू क्या कर, अल्टरनेटिव डेट पे, हमने बात करी थी ऑब्जर्व करना है अल्टरनेटिव डेट पे, तो अल्टरनेटिव डेट जब भी तेरे को जमता है तब जाके ऑब्जर्व कर, एंड वेयर नेसेसरी परफॉर्म कर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म कर टू असेस वेदर चेंजेस जो है इन द इन्वेंट्री बिटवीन डेट ऑफ फिजिकल काउंट एंड पीरियड एंड डेट आर करेक्टली रिकॉर्डेड। क्या इसकी हमने बात करी थी, शायद से मिस किया है हमने इसको, इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, कुछ टेंशन नहीं है, बात समझो। तुमने अल्टरनेटिव डेट पे ऑब्जर्व किया है, तो तुम क्या करोगे, वो जो चेंज है ना, जो हमने ऊपर बात करी थी, ये जो चेंज है ना, यही चेंज को तुम, वो बोलता है कि देखो जो तुम्हारा फिजिकल काउंट है एंड पीरियड एंड है ना, उसके बीच में जो चेंज है ना, उसके चेंज को तुम देखो कि करेक्टली रिकॉर्ड किया है क्या। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम ऑब्जर्व कैसे, तुम एक कैसे इंश्योर करोगे कि मैनेजमेंट ने जो फिजिकल काउंट किया था वो अच्छे से किया है। तो उन्होंने बोला कि देख तुझे देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हैं, ट्रीटमेंट फॉर डिस्क्रिपेंसी जो उनको नोटिस हुई है, वो डिस्क्रिपेंसीज का ट्रीटमेंट उन्होंने क्या दिया है। तो सबसे पहले प्रोसीजर्स कौन से अडॉप्ट किए हैं, एंड डिस्क्रिपेंसीज है ना, उसका तुमने देखना है कि उसको जो डिस्क्रिपेंसी नोटिस होते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्टॉक में क्या डिस्क्रिपेंसी आई थी, स्टॉक डैमेज हुआ था, तो एक तो इन्वेंट्री तुम्हारी डैमेज हुई है, या फिर मैं आपको बताऊँ, इन्वेंट्री डैमेज हुई है, या फिर हो सकता है कि इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट है, या फिर इन्वेंट्री है ही नहीं है। तो जो भी डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है ना तुमको फिजिकल काउंट के टाइम पे, उसके लिए मैनेजमेंट ने
कैसे उसको डील किया है, उसको कैसे डील किया है, उसका ट्रीटमेंट क्या दिया है। एंड ऑडिटर शुड वेरीफाई प्रोसीजर्स, जो उसने अडोप्ट किए हैं उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स वर फॉलोड। तो कट ऑफ के बारे में हमने बात करी थी, कट ऑफ प्रोसेस अच्छे से फॉलो किए हैं ये तुमने वेरीफाई करना है। फिर ऑडिटर शुड ऑल्सो गेट मैनेजमेंट्स WR। ऑडिटर ने क्या करना है, मैनेजमेंट से WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। किसके बारे में, तो हमने बात करी थी कंप्लीटनेस, जो इन्फॉर्मेशन है जो एंटिटी ने प्रोवाइड किया है इन्वेंट्री के बारे में वो कंप्लीट है, उसके ऊपर तुमने WR ऑब्टेन करना है। एंड जो प्रोसीजर्स है, जो तुमने लेट डाउन प्रोसीजर्स है, जो तुमने प्रोसीजर्स बताए हैं कि हम ऐसे फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करते हैं, उसको तुमने क्या किया है, अध्ययन किया है। इसके विषय में तुम क्या करोगे, बात करोगे, ठीक है। ऑडिटर शुड वेरीफाई प्रोसीजर्स अडोप्टेड डिस्क्रिपेंसी नोटिस, प्रोसीजर्स अडोप्टेड डिस्क्रिपेंसी नोटिस, कट ऑफ प्रोसीजर्स जो फॉलो किए थे, WR लेना है। इन्वेंट्री के जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। एंड तुम्हारे जो अधेरेंस टू लेट डाउन प्रोसीजर्स एंड लेट डाउन प्रोसीजर्स फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ठीक है। तो इन्वेंट्री अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे तुमने देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड ब्ला ब्ला ब्ला, significant inventory is on, significant amount of inventory belonging to company are held by other parties, however company has kept all the records of inventories maintained by other parties। तो कंपनी के पास सारे records है। what is your duty as an auditor in order to ensure that third parties are not such with whom stock should not be held and the stock as disclosed in the company's records actually belong to them। तो जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में स्टॉक है वो एक्चुअली उनका स्टॉक है, वो सामने वाली पार्टी का नहीं है, तुम्हारी कंपनी का है। वो तुम कैसे वेरीफाई करोगे, एंड तुमको देखना है कि इस केस में क्या कर सकते हैं, देखते हैं अपन। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा है कि रिक्वेस्ट करो कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, क्वांटिटी एंड कंडीशन क्या है इन्वेंट्री का, इसके बारे में तुमने क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, क्वांटिटी का कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। फिर परफॉर्म करो इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तुमने क्या करना है, परफॉर्म करने हैं इंस्पेक्शन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। हमने कुछ गलत बोला था क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, कोई गलत नहीं था, सब सही था, ठीक है। परफॉर्म करो इंस्पेक्शन एंड या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट जो लगते हैं तुमको सर्कमस्टांसेस में, सच एज अ डाउट अबाउट इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में हमने देखा है, सबसे पहले हमने क्या बोला है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, तो तुम्हारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करो। फिर हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि अटेंडिंग या फिर अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड फिजिकल काउंट, उसका फिजिकल काउंट अटेंड करने के लिए या तो तुम अटेंड करो, अगर तुमको पॉसिबल नहीं है तो तुम क्या करो, किसी और ऑडिटर को अरेंज करो, ताकि वो क्या करेगा, एक मिनट, किसी और ऑडिटर को तुम क्या करो, अरेंज करो, किसी और ऑडिटर को तुम अरेंज करो, ताकि वो क्या करेगा, वो फिजिकल काउंट को अटेंड करेगा। फिर क्या करो तुम, सर्विस ऑडिटर का जो रिपोर्ट है ना, सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट है ऑन एडिक्वेसी ऑफ थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल, उसको तुम ऑब्टेन करो, ठीक है। एक बात हमने भूल गए थे, हम बताना कि कंफर्मेशन तुमको लेना है, रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन प्लेस्ड एज अ कोलैटरल। तो जब हम ऐड कर देते अपने नोट्स में, हमने 3 ही पॉइंट लिखे थे, जब तुम्हारा प्लेज्ड एज कोलैटरल है, प्लेज किया है एज अ कोलैटरल, तो तुमने क्या करना है, रिक्वेस्ट करो कंफर्मेशन, रिक्वेस्ट कर लो कंफर्मेशन, रिक्वेस्ट कर लो कंफर्मेशन, ठीक है। एक पॉइंट हमारा रह गया था तो हमने ऐड कर लिया है, कोई टेंशन न को। फिर हम आए थे लिटिगेशन एंड क्लेम्स में। लिटिगेशन एंड क्लेम्स में हमने बात करी थी कि ऑडिटर टू परफॉर्म क्या, ऑडिटर टू परफॉर्म अदर, अरे लिटिगेशन के केस में हमने क्या देखा था, परफॉर्म करो प्रोसीजर्स कैसे, सबसे पहले हमने बात करी लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करो, फिर मीटिंग्स ऑफ मिनट्स को रिव्यू करो, फिर हमने बात करी इंक्वायरी करनी है तुमको, किसकी, मैनेजमेंट एंड इन हाउस लीगल काउंसिल की। फिर तुमको क्या करना है, करस्पॉन्डेंस को रिव्यू करना है, किसके, एंटिटी के बीच में एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में। लेकिन तुमने बोला था तुमको इंक्वायरी करनी है, किसके साथ इंक्वायरी करनी है, तुमको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो। तो तुम सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज लीगल एक्सटर्नल लीगल काउंसिल थ्रू कैसे कर सकते हो, लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेकिन तब कब करोगे अगर ऑडिटर को असेस किया है उसने रॉमम, या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट करते कि अदर लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट करते तो। लेकिन सर मैनेजमेंट ने मना कर दिया था,
मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, लॉज एंड रेगुलेशन ने रिस्ट्रिक्ट किया था, प्रोहिबिट किया था, एंड लीगल काउंसिल ने रिफ्यूज़ किया था टू रिस्पॉन्ड। तो हमने बोला कोई बात नहीं, परफॉर्म कर अल्टरनेटिव वाली प्रोसेस। अल्टरनेटिव क्यों? 500 की सीरीज है अल्टरनेटिव। अनेबल टू ऑब्टेन आई तो मॉडिफाई करना है, यहाँ पे हमने देखा था क्वालिफाई करना है ज़्यादातर केस में, कुछ कुछ केस में तुमने डिस्क्लेमर देना है, ज़्यादातर केस में क्वालिफाई आएगा तुम्हारा। फिर हमने बात करी डब्ल्यू आर ऑब्टेन कर कि जो तुमको ऑल नोन एक्चुअल एंड पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम जो है मैनेजमेंट को जो पता है, ऑल नोन एंड एक्चुअल, वो डिस्क्लोज किए है उसने ऑडिटर के साथ एंड अप्रोप्रिएटली अकाउंट किए हैं एज पर एफआरएफ। इतनी सी बात आती है, खत्म हो जाता है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की बात आती है। जब सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो तुमको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देखना है। तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, तो इसकी टेंशन छोड़ दो तुम, एंड तुमको साथ में एग्जांपल ऑफ मैटर्स भी पूछेंगे, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है तुमने? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करने हैं मेथड्स जो मैनेजमेंट ने यूज़ किए हैं इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद में अप्रोप्रिएट क्या करो, परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स या फिर अदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। तो मेथड्स के बारे में हमने देखा था, या तो इवेल्यूट करो मेथड्स को एंड उसका एप्लीकेशन चेक करो। मेथड्स को इवेल्यूट करके देखो कि वो जो रिजल्ट आते हैं ना वो लाइकली है क्या, डिस्क्लोजर देते हैं क्या, एंड टेस्ट करो एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट है। फिर हमने एग्जांपल ऑफ मैटर्स में देखे थे दैट मे बी रिलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट एंड वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर। तो इसमें तुमने क्या देखे थे? देखो, हमने देखा था सेल्स ट्रांसफर चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स, इलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट, ये हमने देखा। फिर हमने देखा अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एसेट का हमने अलोकेशन देखा था अमंग सेगमेंट्स। फिर हमने देखा था कंसिस्टेंसी के विद प्रायर पीरियड एंड द एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी, एंड बाद में कंपैरिजन विद बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसके साथ में तुमने कंपैरिजन करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। खत्म। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मज़ा आने से पहले एक बार अपन क्या करते हैं, ये कुछ और ही ओपन हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम क्वेश्चन कर लेते ना भाई, क्यों छोड़ने का है? देखो कितने सारे क्वेश्चन है, खत्म। एक ही तो क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है। ये सर क्वेश्चन है ना सर, जो अभी हमने पढ़ा है ना उसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि इसमें से तुमको क्वेश्चन में कुछ दिखने वाला है। भाई साहब बहुत ही अलग लेवल पे इन्होंने लेकर गए हैं क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन पूछा था देखो MTP में 24 में, ठीक है। तो तुम्हारे जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना वो मैच हो जाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। तो लेकिन तुमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें दम है ना तो क्वेश्चन पढ़ लो, अगर दम है ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ, तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ लोगे, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। भाई साहब नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, समझते, ठीक है। इसको आंसर को समझने के लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते। फाइल कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ टेस्टी फूड लिमिटेड CA केयरफुल हैज प्लान्ड अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम 29th March to 31st March। द कंपनी इज एंगेज टू बिजनेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग राइस फ्रॉम पैडी ग्रेन्स। अच्छा, तो तुमको पैडी ग्रेन से राइस एक्सट्रैक्ट करना है, एंड केटर्स टू द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, पर्टिकुलरली इन गल्फ रीजन, ठीक है, जो भी है। It has its plant spread in the area about 20 acres located in National Capital Region NCR में, ठीक है, जो भी छोड़ दो। Paddy contained in jute bags of nearly standard sizes is purchased from dealers agent, ठीक है। It is stored in heaps on the pallet, ठीक है, kind of wooden structure in an open area covered by protective sheets, ठीक है। And in steel silos are huge steel containers with measuring strain gauges in company's premises। अच्छा कुछ तो है, तो उन्होंने पैडी को कंटेन किया है जूट बैग्स में, स्टोर किया है हिप्स ऑन पैलेट्स में, एंड इन ओपन एरिया एंड इन स्टील सिलोज। अच्छा, द कंपनी मेनली प्रोड्यूसेस 3 राइस ब्रांड्स विच इज राजा एंड शहजादा। वाह भाई वाह, शहजादा फॉर डोमेस्टिक मार्केट एंड बादशाह फॉर इंटरनेशनल मार्केट। तो राजा एंड शहजादा जो है ना वो तुम्हारा डोमेस्टिक मार्केट में चलेगा, बादशाह इंटरनेशनल मार्केट में चलेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग राइस फ्रॉम पैडी
कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स लाइक क्लीनिंग ऑफ पैडी, रिमूविंग आउटर हस्क लेयर फ्रॉम पैडी ग्रेन्स टू ऑब्टेन ब्राउन राइस। तो वो पैडी होता है ना, उसका बाहर वाला पोर्शन अगर आपको पता रहेगा तो बाहर वाला पोर्शन निकाल के अंदर वाला वो ग्रेन बाहर आ जाता है उसका, ठीक है। तो ऑब्टेन ब्राउन राइस, वाइटनिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ये सब करके विच इज अकम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज इंस्टॉल्ड इन प्लांट। ये सब मशीनरी कर देते, कोई टेंशन नको अपने को। Company's management has prepared a set of instructions and procedures to be followed for recording and controlling result of company's physical inventory counting which are listed as under। ठीक है, तो क्या है, physical inventory count process is to be supervised by responsible officer of the company responsible for storage function। तो company's management has prepared a set of instructions and procedures। तो कुछ instructions and procedures तुमको क्या करने थे, तुमको देखना था, इवेल्यूएट करने थे उसके इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स। देखो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स तुमको इवेल्यूएट करने थे, तो उन्होंने क्या दिए है वो तो सबसे पहले तुमको देखना है एंड उसको इवेल्यूएट करना है। देखा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जो तुम्हारा पहला पॉइंट था ना अटेंडिंग में, उसको ही डिटेल में इन्होंने घुस के पूछा है। तो ऐसे करते हैं यार, वो उनका क्या जाता है, क्योंकि उन्होंने केस स्टडी बेस पूछना है ना, तो पूछ लो केस स्टडी बेस। तो उन्होंने क्या दिया है देखो, अब दिमाग लगाना है तुमको, अब तुमको ऐसे बोल जाना है दिमाग लगाओ। तो उन्होंने क्या किया है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस इज टू बी सुपरवाइज बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ कंपनी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फंक्शन। तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या, उन्होंने बोला है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का जो प्रोसेस है ना, वो सुपरवाइज कौन करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फंक्शन। मतलब जो बंदा स्टोरेज फंक्शन देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वही फिजिकल काउंट को सुपरवाइज करेगा। दिमाग लगाओ, गड़बड़ लग रहा है क्या तुमको, जो बंदा स्टोरेज फंक्शन देख रहा है ना, उसके लिए जिम्मेदार है, वही फिजिकल काउंट करेगा। भाई साहब गड़बड़ लग रहा है थोड़ा तो। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस टू द रूटीन प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स डिस्पैच। तो उन्होंने बोला है कि रूटीन प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। हमने एक जगह पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, याद करो याद करो, कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स में कहाँ पे पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल में तुम्हारा मॉनिटरिंग आता है। मॉनिटरिंग में एक कंसेप्ट आता है इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम में हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस, जनरल कंडीशंस, सर कुछ याद आ रहा है क्या, बहुत टाइम हो गया है लेकिन याद आना चाहिए। जनरल कंडीशन या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा था। बेस्ट प्रैक्टिसेस में एकदम एंड में हमने देखा था, एसेट में तुम्हारे पास एक तो कैश है एंड एक तो तुम्हारे पास इन्वेंट्री है। तो कैश वगैरह के लिए तुम्हारे पास मैकेनिकल डिवाइसेस होने चाहिए। इन्वेंट्री के लिए तुम्हारे पास, तुमने अगर तुमको पॉसिबल है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी को सस्पेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, मैनेजमेंट ने उल्टा ही बोला है कि रूटीन प्रोसेस जो है ना तुम्हारा, तो उन्होंने बोला था बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम उसको रोक दो, तुम उसको रोक दो, जो भी तुम्हारा प्रोसेस है उसको रोक दो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रूटीन प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको लग रहा है कि अच्छा नहीं है इसका इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, काउंटिंग प्रोसेस इज टू बी अंडरटेकन बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट टीम्स ऑफ 3 मेंबर्स। अच्छा, 3 मेंबर्स की डिफरेंट टीम है, अच्छा जी। ईच फॉर काउंटिंग, वेरीफाइंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अच्छा, कुछ समझा, समझा नहीं समझा, नहीं समझा तो एक को रॉ मटेरियल दिया है, एक को WIP दिया है एंड एक को फिनिश गुड्स दिया है। ऐसे 3 मेंबर्स है, ऐसा लग रहा है हमको देख के। अच्छा, पैडी इन स्टील सिलोस इज टू बी एस्टिमेटेड यूजिंग देयर कैपेसिटी। अच्छा, जो हमने ऊपर देखा था ना, ये जो स्टील के सिलोज है ना, स्टील के सिलोज है ना, उसका जो उसके अंदर जो पैडी है ना, पैडी, ठीक है। पैडी क्या है, तुम्हारा राइस बनने से पहले जो होता है ना, कच्चा वाला राइस, उसको पैडी बोलते हैं। तो पैडी जो है ना स्टील सिलोज में, तो उसको बोला है कि तो एस्टिमेट कर यूजिंग देयर कैपेसिटी। क्योंकि पैडी जब जाएगा ना, तो पैडी स्टील सिलोज में जाएगा, मशीनरी में जाएगा उसके बाद में, एंड वो क्या हो जाएगा, वो राइस बन जाएगा बाद में जाके। तो उन्होंने बोला जो पैडी वाला जो चीज़ है ना, मतलब रॉ मटेरियल है तुम्हारा, ये जो रॉ मटेरियल है पैडी है ना, उसको एस्टिमेट करो यूजिंग देयर कैपेसिटी। उसका कैपेसिटी कितना है वो देख के तुम एस्टिमेट करो। भाई साहब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना तुमको कि थोड़ा तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो क्वांटिटी है, तो मैं बोलूँ ये पैडी जो हुआ ना, पैडी जो हुआ तुम्हारा, ये रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। फिर यहाँ पे उन्होंने बात करी है WIP की, तो WIP के लिए क्या बोला है उन्होंने,
क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज टू बी एस्टिमेटेड कंसिडरिंग प्लांट कैपेसिटी। तो WIP भी एस्टिमेट करने को बोला है कंसिडरिंग प्लांट कैपेसिटी। एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड इंश्योर दैट स्टॉक हैज बीन काउंटेड एंड वेरीफाई इन ऑल एरियाज। भाई क्या करेगा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर? ऐसे तो गंदे गंदे तुमने क्या किए है, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स इतने गंदे तो तुमने सेट किए हैं। अच्छा जी, बोलते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते। बिफोर प्रोसीडिंग टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस ऑफ कंपनी इवेल्यूट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स सेंड टू CA केयरफुल एज स्टेटेड अबव। You may suggest modification, addition or removal of such instructions to ensure effective count procedures। तो भाई फिजिकल काउंट तो हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हमने उसके इंस्ट्रक्शन देखे और इंस्ट्रक्शंस देख के ही हमको लग रहा है कि भाई साहब क्या इंस्ट्रक्शन गंदे से इंस्ट्रक्शन बनाए हैं। तो तुमको यहाँ पे सजेस्ट करना है मॉडिफिकेशन, एडिशन और रिमूवल ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर इफेक्टिव काउंट के प्रोसीजर्स। सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन समझा क्या? सबसे पहले एक ही चीज बताओ, क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन है ऊपर तो फालतूगिरी की बात करी है आदि, इंपॉर्टेंट बात करी है कि इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस दिए है, ये वाले प्रोसीजर्स है, इसको तुमने अच्छे से पढ़ना है। एंड इसको देख के क्या तुमको लग रहा है कि ये प्रोसीजर सही है क्या, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको अमेंड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एडिशन या फिर रिमूवल कर सकते हो। तो तुमको हर एक प्रोसीजर को उठाना पड़ेगा, उसमें तुमको देखना पड़ेगा तुम क्या एडिशन देते हो, तुम किस चीज़ को मॉडिफाई करते हो या फिर किस चीज़ को रिमूव करते हो। समझो, पहली बार में नहीं आएगा, इतना लंबा आंसर है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन ना को, पढ़ो समझो आगे बढ़ो, इतना ही बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तुमको जैसे आता है वैसे तुमने लिखना है एग्जाम में, इसकी टेंशन छोड़ दो तुम। ठीक है, a set of instructions and procedures given in the case scenario are incomplete and not properly follow, उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है। तो कैसे, ये तुमने बता दिया कैसे। देखो, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी prefer the physical count process should be supervised by responsible officer of the company, प्रेफरेबली फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए। द सुपरविजन ऑफ काउंट प्रोसेस शुड नॉट बी डन बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फंक्शन। हमने बात करी थी, कुछ तो गड़बड़ है, जो बंदा स्टोरेज कर रहा है वही वो फिजिकल काउंट को ये कर रहा है, तो गड़बड़ है ना। जो फाइनेंस वाला है ना, उसमें से कोई बंदा आना चाहिए एंड स्टोरेज फंक्शन का हेड नहीं होना चाहिए। वो स्टोरेज, अगर तुम्हारे पास स्टोरेज का भी एक्सेस है, फिजिकल काउंट का भी एक्सेस है, तुम मैनिपुलेट करोगे ना, सिंपल सी बात है भाई, क्या दिमाग लगाना उसमें। However, storage in charge of each area should be present during the inventory count process for coordination and facilitation। तो भाई जो तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो बंदा है ना, उसको थोड़ी पता है कि कौन सा इन्वेंट्री क्या है। तो जो स्टोरेज इन चार्ज है ना, वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो तुमको गाइड करेगा कि देख भाई यहाँ पे ये इन्वेंट्री है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए वो वहाँ पे रहेगा। लेकिन हेड इन चार्ज कौन होना चाहिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड शुड नॉट बी अलाउड। तो इन्होंने क्या बोला था, एक तो सबसे पहले बोला था कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है ना, वो कौन है? स्टोरेज फंक्शन वाला, तो ये गलत है। तो हमने बोला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए, प्रेफर करो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए, एंड स्टोरेज वाला उधर रख दो कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर इन्होंने बोला था कि डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए रिटर्न प्रोसेस में। तो हमने बोला कि देख भाई, तो तेरा जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट है ना, उसको रोक देना चाहिए, तूने उसको नॉट अलाउ कर देना चाहिए। अच्छा जी, फिर इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीम्स for counting process does not specify that counting shall be undertaken by members from the departments not connected with storage function। The instructions relating to constitution of teams for counting process does not specify that counting shall be undertaken by the members drawn from the departments not connected with storage function। Example क्या है? These members may be from the finance department। Further, within each team's duties should be fixed, ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए, फिक्स separately for counting and recording on serially numbered count sheet। It is nowhere stated that once counting in an area is complete, certain distinctive marks or tags are required to be put। ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारी इन्फॉर्मेशन में ये बात नहीं थी। क्या बात है ये बात करता है कि देख, उन्होंने क्या बोला है, काउंटिंग प्रोसेस इज टू बी अंडरटेकन बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट टीम्स। 3 मेंबर का टीम होगा, एक को रॉ मटेरियल दिया जाएगा, एक को WIP दिया जाएगा, एक को फिनिश गुड्स दिया जाएगा। यहाँ पे हमने एडिशनल क्या बताया है उसको, यहाँ पे हमने बात करी है इसको
कि ये जो प्रोसीजर है ना स्पेसिफाई नहीं करते हैं क्या कि कौन से मेंबर होंगे जो काउंट करेंगे। अभी ये स्टोरेज वाले ही बंदे होंगे तो थोड़ा सा उनको पता है कि इतना इन्वेंट्री, तो क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री में गड़बड़ कर सकते हैं। तो मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स नॉट कनेक्टेड टू स्टोरेज फंक्शन, वहाँ से वो मेंबर ले लो, ये हमने गाइड किया। फिर हमने बात करी कि उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो और उनको बता दो कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है। जो फाइनेंस वाले बंदे हैं, अकाउंट वाले पैसे उठा दिए तुमने, तो उनको बता दो कैसे काउंट करते हैं। सीरियली नंबर काउंट शीट में तुमने रिकॉर्ड करना है। फिर डिस्टिंक्टिव मार्क आते हैं, कुछ टैग्स आते हैं, तो उसको तुमने कैसे मेंशन करना है वो तुमको अच्छे से बता दो। अच्छा, काउंट शीट शुड कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो काउंट शीट में ना तुम्हारा इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एकदम प्रॉपर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अभी ये क्या है देखो, अभी तुमको जब तुम बहुत डिटेल में जाते हो ना हर एक चीज़ के, तो हर चीज़ का है ना एक डिस्क्रिप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूँ एक स्क्रू के ना, तो स्क्रू का भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कौन से मटेरियल से बना है, उसका का साइज़ क्या है, थिकनेस क्या है, तो 19x6 का ऐसा ऐसा हर स्क्रू का डिस्क्रिप्शन भी होता है, ये कौन से कंपनी का है। तो स्क्रू अगर 4-5 टाइप के है ना, तो हर स्क्रू का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है। तो काउंट शीट में ये सब पता होना चाहिए कि कितने स्क्रू कितने क्वान्टिटी में है। अच्छा जी, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस आर साइलेंट अबाउट, तो उन्होंने एडिशन के बारे में बात करी थी, तो एडिशन के बारे में बात करी थी, तो तुमने बताना है कि उसकी इंस्ट्रक्शन साइलेंट है। इंस्ट्रक्शन साइलेंट है अबाउट हाउ टीम मेंबर्स वुड प्रोसीड विद देयर वर्क, तो मेंबर्स कैसे काम करेंगे। टीम मेंबर शुड बी प्रोवाइडेड विथ लेआउट प्लान्स फॉर डिफरेंट सेक्शन स्टोरेज एरियाज। उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि जा भाई तू रॉ मटेरियल चेक कर, तू WIP चेक कर, टू फिनिश गुड चेक कर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उनको स्पेसिफिकली बताओ, उनको क्या पता भाई, तो उनको लेआउट प्लान दे दो फॉर डिफरेंट सेक्शंस एंड स्टोरेज एरियाज। अच्छा जी, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन फिर से साइलेंट है ऑन हाउ पैडी पैडी लाइंग पैडी पैडी जो है ना, पैडी क्या था, रॉ मटेरियल था, लाइंग इन ओपन इज टू बी काउंटेड एंड वेरीफाइड। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ये तो पैडी जो स्टील सिलोज में है ना उसको एस्टिमेट करो, लेकिन जो ओपन में है ना, देखो हमने ओपन में बात करी थी, देखो ओपन एरिया में है, तो ओपन एरिया में है उसको कैसे काउंट करना है उसके ऊपर तुमने कुछ बताया नहीं। पैडी इन जूट बैग्स लाइंग इन ओपन इन हिप्स शुड बी वेरीफाइड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ बैग्स। तो अगर बैग्स में है तो बैग्स को काउंट करो इन वन हिप। ईच बैग इज ऑफ नियरली स्टैंडर्ड साइज, द क्वांटिटी ऑफ पैडी कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ बैग्स इन हिप्स एंड को रिलेटिंग विथ वेट ऑफ स्टैंडर्ड बैग्स। तो उसको तुम काउंट कर सकते हो, बैग्स है ना, बैग्स में कितना है, 50 kg का बैग है, कितने बैग्स है काउंट करो, इंटू केजी करो, तुमको नंबर आ जाएगा। लेकिन ओपन में जो है ना उसको तुमने मैनेजमेंट ने बताया नहीं है, ठीक है। पैडी इन स्टील सिलोज, ठीक है, जो ओपन वाला था उसके लिए हमने काउंट एंड वेरीफाई करना है। पैडी जो है स्टील सिलोज में, पैडी इन स्टील सिलोज शुड बी डिटरमाइंड यूजिंग मेजरिंग स्ट्रेन गॉजेस ऑन सिलोज, ठीक है। डिटरमाइनिंग क्वांटिटी इन सिलोज बेस्ड ऑन द सिलो कैपेसिटी may lead to wrong result as a paddy may have been used for such silos। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था क्या, यहाँ पे उन्होंने एक तुमको हिंट दिया था क्या, सिलोज आर ह्यूज स्टील कंटेनर्स विच मेजरिंग स्ट्रेन गॉजेस। तो वहाँ पे मार्किंग है, वहाँ पे कुछ कुछ जो बड़े बड़े कंटेनर है ना उसमें मार्किंग है कि अभी कितना खत्म हुआ है, अभी कितना है, अभी कितना है। तो तुमको वो देखना है कि जो स्टील सिलोज में है ना उसको डिटरमाइन करना है मेजरिंग स्ट्रेन गॉजेस ऑन सिलोज। तो उसको देख के तुमने बताना है कि उसमें कितना क्वांटिटी रहेगा। तो WIP की बात करेंगे अभी, क्वांटिटीज ऑफ WIP क्वांटिटीज ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी एस्टिमेटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द प्लांट एज अ होल, ठीक है। तो उसको तो तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा, लेकिन एस्टिमेट करो कहाँ पे, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, कि इस स्टेज में कितना है, इस स्टेज में कितना है, इस स्टेज में कितना है। क्योंकि अगर ओवरऑल एस्टिमेशन करोगे ना तो कुछ भी एस्टिमेशन करोगे तुम, लेकिन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में जाके यहाँ पे देखोगे तो तुमको एक एस्टिमेट कर लोगे तुम अच्छे से, ठीक है। एस्टिमेटिंग WIP इन्वेंट्री फॉर प्लांट एज अ होल वुड गिव इनएक्यूरेट पिक्चर ऑफ WIP इन्वेंट्री, ठीक है। फिनिश गुड्स के लिए क्या करना है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नीड टू बी काउंटेड कैटेगरी वाइज, ठीक है। राइस बैग शुड बी वेरीफाइड बाय चेकिंग नेम ऑफ ब्रांड, तो राजा का कितना है, बादशाह का कितना है, और क्या था शहजादा का कितना है, वो तुम चेक करो। फिर तुमने बोला है कि नो इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डैमेज और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री स्टॉक आइटम्स, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए है, तो वो भी तुम बता दो। एंड काउंट शीट नीड टू बी साइन बाय ईच टीम मेंबर, काउंट शीट साइन करना है। एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड इंश्योर स्टॉक हैव बीन काउंटेड वेरीफाइड इन ऑल एरियाज एंड डिस्टिंक्टिव मार्क्स जो है ना आर पुट टू कंफर्म कंप्लीशन ऑफ काउंटिंग।
तो ये भाई साहब एक्स्ट्रा वाला नॉलेज था। आंसर कैसे लिखना है ये तुमको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे WIP की बात करी है, रॉ मटेरियल की बात करी है, फिनिश गुड्स की बात करी है, तो उसके बारे में तुम क्या कर सकते हो, उसके बारे में तुम बात कर सकते हो, ये चीज़ आती है। और ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, बट मैं 24 में था MTV में, तो डिस्कस करना तो बनता है ना भाई साहब, डिस्कस करना तो बनता है ना। एंड आयशा है ना आजकल ऐसे ही कर रहा है, पता है क्या, आजकल है ना उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, केस स्टडी बेस ऐसा करेंगे, और ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ठीक है, पूछ लो, कोई बात नहीं, हम भी क्या कम है क्या, हम भी क्या कम है क्या, इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत है क्या भाई, ज़िंदगी जाएगी तुम्हारे। देखो कब से हम डिस्कस कर रहे, कब से डिस्कस कर रहे हो, अभी तक यहाँ पे ही पहुँचे। एक बार दोस्त प्लीज़ थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर ले क्या, फटाफट कर लेंगे 10-15 मिनट में, बहुत हो गए 10-15 मिनट, फटाफट कर लेंगे, ठीक है। पानी पीता हूँ थोड़ा सा। भाई साहब क्वेश्चन को भूल जाओ, 501 को याद करो, 501 को याद करो, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से करेंगे, यहाँ से करे थे कि वहाँ से करेंगे, नोट्स में से करेंगे, थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा तुमको, ठीक है, फटाफट। ऑब्जेक्टिव क्या था, तीन तीन कंडीशन थे, नाम क्या था, ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, आइटम में सिलेक्ट किए तीन, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री में तुमने देखना है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, लिटिगेशन क्लेम में कंप्लीशन, एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। इन्वेंट्री में तुम्हारे पास 5 के सिनेरियो है, पहले अटेंड करो फिजिकल काउंट को, अगर फिजिकल काउंट दूसरे दिन है बैलेंस शीट को छोड़ के, ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाता है अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से, इम्प्रैक्टिकेबल है नेचर एंड लोकेशन की वजह से, एंड कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी के केस में। सबसे पहले बात आती है तुम्हारे पास, सॉरी, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की। तो अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, सबसे पहले क्या करोगे, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस देखोगे, अभी तुमको अच्छे से पता है, क्वेश्चन देख के आए ना, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस देखोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे क्या, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर कैसे, मैनेजमेंट कैसे प्रोसीजर्स करता है वो देखोगे, काउंट प्रोसीजर कैसे है, इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री को एंड टेस्ट काउंट को देख लो, परफॉर्म करो टेस्ट काउंट को, फिर तुम्हारे फाइनल काउंट के जो रिजल्ट है इन्वेंट्री के रिकॉर्ड के साथ मैच होने चाहिए, ऐसे कुछ ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करो। फिर हम आते हैं कि इम्प्रैक्टिकेबल है, हमारा फोर्थ वाला पॉइंट था, उसको हम अभी करेंगे। इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्या करेंगे, तो ऐसे लिखना है कि ड्यू टू उसका नेचर या फिर लोकेशन, एसिडिक है या फिर बॉर्डर पे है, उसकी वजह से हो सकता है कि ऑडिटर की सेफ्टी के ऊपर खतरा है, तो चेक नहीं कर पाएगा। तो ऐसे 200 बात करता है कि क्या, डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट इज नॉट वैलिड बेसिस टू ओमिट ऑडियो प्रोसीजर्स। तो क्या करना है भाई साहब, तो अल्टरनेटिव ऑडियो प्रोसेस परफॉर्म करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो सही, अगर पॉसिबल नहीं है कि साई ऑप्टेन कर पाते हो तो क्या करो, मॉडिफाई करो स्कोप लिमिटेशन की वजह से। अच्छा जी, फिजिकल काउंट एट अ डेट अदर देन एफएस, फिजिकल काउंट अदर देन एफएस डेट के ऊपर है, तो तुमको क्या देखना है, चेंजेस के ऊपर के कंट्रोल के ऊपर का इफेक्टिवनेस एंड चेंजेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड है क्या। रिकॉर्डेड के लिए तुमने देखना परपेचुअल इन्वेंट्री जो उनका है ना, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है ना, वो एक तो रिलायबल है एंड दूसरा प्रॉपरली एडजस्टेड है, एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो उसका रीज़न क्या है। फिर हमने देखा है कि ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल काउंट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, कुछ वजह से वो काउंट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्जर्व करो किसी अदर दिन पे, किसी अदर डेट पे ऑब्जर्व करो, एंड एडिशनल अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, चेंजेस जो है ना वो करेक्टली रिकॉर्ड किए हैं क्या। लेकिन मैनेजमेंट ने जो किया है ना वो सही है क्या, उसको देखने के लिए तुम क्या करोगे, तुम इंश्योर करो क्या, सबसे पहले उनके प्रोसीजर्स कौन से अडॉप्ट किए हैं, एंड जो डिस्क्रिपेंसी है ना उसको उन्होंने कैसे रिकॉर्ड किया है, कैसे उसको ट्रीट किया है। फिर कट ऑफ की बात करी थी एंड WR की बात करी थी, कट ऑफ के प्रोसेस को फॉलो किया है क्या, एंड WR में हमने दो चीज़ों का WR लेना है, एक जो इन्वेंट्री के इन्फॉर्मेशन है ना वो तुमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, एंड दूसरी जो मैनेजमेंट का प्रोसीजर्स है ना फिजिकल वेरिफिकेशन का उसको अध्ययन किया है अच्छे से, ठीक है। फिर इन्वेंट्री अंडर थर्ड पार्टी के अंडर है, तो हमने क्या किया था, उससे एक तो कंफर्मेशन मांगो किसका, क्वांटिटी का एंड कंडीशन का, एंड दूसरी अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। सबसे पहले हमने बात करी थी, क्या बात करी, तुम्हारे पास इन्वेंट्री नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करो। अच्छा जी, तुम उसके इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर सकते हो तो करो, नहीं तो अगर अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करो कि वो काउंट को चेक करेगा, नहीं कर पाता है ठीक है कोई बात नहीं।
सर्विस ऑडिटर जो है ना, सर्विस ऑडिटर है, उसका तुम क्या करो, रिपोर्ट चेक करो कौन सा इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं है, उसका रिपोर्ट तुम चेक करो। एंड साथ में एक पॉइंट जो हम भूल गए थे, कौन सा पॉइंट है, अगर तुमने प्लेस किया है ना तो उसके ऊपर भी तुम क्या करो, कंफर्मेशन ले लो। लिटिगेशन क्लेम के बारे में बहुत सिंपल सी बात थी, वेरीफाई करना है तुमको, कहाँ पे सबसे पहले जाके लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखो, उसको रिव्यू करो, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने मीटिंग में गायब कर दिया उसको, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग देखो। फिर तुम्हारी पसंदीदा इंक्वायरी करो एंड करस्पॉन्डेंस चेक करो। इंक्वायरी किसका करोगे, मैनेजमेंट का, इन हाउस लीगल काउंसिल का। करस्पॉन्डेंस किसका, एंटिटी का एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ इंक्वायरी कर सकते क्या, हाँ क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने असेस किया है रोमम एंड तुम्हारे ऑडिट प्रोसेस बोलते हैं कि क्या, ऑडिट प्रोसेस बोलते हैं कि तुम्हारे पास अदर अदर लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ में थ्रू लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेकिन मैनेजमेंट ने रोक दिया है, लॉज एंड रेगुलेशन ने प्रोहिबिट किया है एंड लीगल काउंसिल रिफ्यूज़ नहीं करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो तुमने क्या करना है, तो तुमने देखना है कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है, लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करते हैं एंड लीगल काउंसिल रिफ्यूज़ करते हैं, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, क्योंकि 500 का सीरीज है, हाई ऑप्टेन करो। नहीं कर पाते हो तो मॉडिफाई करो। हमने डिटेल में जाके देखा था कि इसको क्वालिफाई करना है, ज़्यादातर केस में, रेयर केस में इसमें आ जाएगा डिस्क्लेमर, लेकिन डिस्क्लेमर नहीं आएगा भाई साहब, क्वालिफाई कर दो, ठीक है। कभी कभी तुमने क्वेश्चन के ऊपर जाके देखना है, ठीक है। डब्ल्यू आर ऑप्टेन करो कि जो भी तुमको पता है, किसको, मैनेजमेंट को जितने पता है, नॉन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन क्लेम्स ऑडिटर को उसने डिस्क्लोज किए हैं। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अंडरस्टैंड करना है तुमने, क्या अंडरस्टैंड करने हैं, क्या मेथड्स जो मैनेजमेंट ने यूज़ किए हैं एंड परफॉर्म करो एनालिटिकल या फिर अदर अप्रोप्रिएट ऑडिट के प्रोसेस। अंडरस्टैंड करना है मेथड, कैसे अंडरस्टैंड करोगे, इवेल्यूएट करो मेथड की वो लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर एंड टेस्ट करो एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स। अच्छा जी, ये हमने देखा था। इसमें एग्जाम्पल ऑफ मैटर क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ मैटर में हमने देखा, इंडियस को याद करो, सेल ट्रांसफर इंटरसेगमेंट एलिमिनेशन, सेल ट्रांसफर इंटरसेगमेंट एलिमिनेशन के बारे में बात करी थी। एंड साथ में क्या था, एसेट एंड कॉस्ट को अलोकेट कैसे किया है, प्रायर पीरियड में कंपैरिजन कर दो एंड बजटेड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ कंपेयर कर दो, जिसमें हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखा था। देखो कितने कितने मिनट में हो गए, कुछ तो 5-10 मिनट में हो गया ना, खत्म है, खत्म है भाई साहब। बहुत ज़्यादा लेवल तक तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके बाद में, कोई टेंशन मत ले लो, एकदम 501 तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो दोस्त कैसा लगा, कमेंट करो ना भाई, कमेंट करके बता दो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।